जय गुरुदेव। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, भारत माता की जय। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। 4 दिन की कार्यशाला पूरी करने के बाद, जो कि रेकी प्रथम डिग्री यानी लेवल 1 की थी, अब हम जानने जा रहे हैं रेकी लेवल 2 के बारे में, जिसको हमारी संस्था में प्यार से नाम दिया गया है संजीवनी। कार्यशाला शुरू हो गई है। सारे विद्यार्थी अपने कैमरास ऑन कर लें। ऑल राइट। हमने रेकी लेवल 1 में क्या क्या चीजें सीखी, इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। पहले हमने सबसे पहले दिन ये महसूस करना सीखा कि हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा होती है और हमारा शरीर प्राण ऊर्जा से, ऊर्जा के कणों से निर्मित है। यह अनुभूति करने के बाद फिर हमने अगले दिन जाना कि कैसे हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है और वो आभा मंडल हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि, मनोकामना पूर्ति और हमारे जीवन के हर एक अस्तित्व का मूल कारण होता है, और वह मूल कारण कैसे परिणाम पैदा करता है। और फिर हमने जाना कि क्या आभा मंडल किसी निर्जीव वस्तु का भी होता है। तो हमें यह पता लगा, विज्ञान भी ये कहता है, सारी खोज क्वांटम फिजिक्स की और फिजिक्स की, सभी महान वैज्ञानिकों की, योग दर्शन शास्त्रियों की, सबका यही कहना है, हर चीज ऊर्जा से निर्मित है और हर चीज का अपना एक आभा मंडल होता है, यानी प्रकाश होता है, यानी तरंगे होती हैं। इसकी अनुभूति करने के बाद हम रेकी शक्तिपात की ओर गए। उसके बाद हमने रेकी आह्वान करना सीखा, आभा मंडल को शुद्ध करना सीखा, आभा मंडल को नापना सीखा, आभा मंडल को जांचना सीखा, जिससे कि एक प्रोफेशनल हीलर एक सफल रेकी उपचार कर सके। आपको पता लग सके कि अगर शरीर में कोई समस्या है तो उस समस्या का मूल कारण क्या है। आपको पता लग सके कि आप किस जगह पर रूट लेवल पर मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने रेकी के द्वारा अपने और दूसरे के आभा मंडल को शुद्ध करना सीखा। अपने और दूसरे के आभा मंडल को शुद्ध करने के बाद हमने स्वयं का और अन्य व्यक्ति का प्रथम रेकी उपचार करना सीखा। सबसे पहला रेकी ट्रीटमेंट करना सीखा, जिसको कहते हैं डायरेक्ट रेकी हीलिंग। इसके बाद हमने और सपोर्टिव हीलिंग टेक्निक सीखी, जो कि डायरेक्ट हीलिंग में काम आती हैं और डायरेक्ट हीलिंग के द्वारा संचालित होती है, जिसमें प्रमुख रूप से क्रिस्टल की चार्जिंग और प्रोग्रामिंग, पानी की चार्जिंग और प्रोग्रामिंग, और हमारी सामान्य समस्याओं से रिलेटेड हीलिंग कैसे की जाती है उसको हमने समझा। सातों चक्रों के रेकी उपचार को समझा। अंत में जब चौथा दिन था, सर्टिफिकेट्स को रिसीव करने के बाद हमने अपने रेकी लेवल 1 को 4 दिन में 12 घंटे 13 घंटे में हमने पूरा किया। अब बारी है रेकी के उस असल सत्य को पहचानने की, जिस कारण रेकी महान मानी जाती है और मानव जीवन में उसके सर्व मनोकामना पूर्ति, यानी सारी मनोकामना पूर्तियों के लिए सर्वगुण संपन्न कही जाती है। जैसे ही रेकी लेवल 2 में आप एंटर करते हो, आपका प्रमुख उद्देश्य होता है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति। सीधी सी बात है। और दूसरों की मनोकामनाओं की पूर्ति। और वो मनोकामना पूर्ति 4 प्रकार की होती हैं। पहली मनोकामना जुड़ी होती है घर परिवार की आर्थिक परिस्थिति से। दूसरी मनोकामना जुड़ी होती है घर परिवार के स्वास्थ्य से। या तो स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है कि अब दवाइयों के द्वारा भी वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है। जितने भी तथ्य, जितने भी उपचार आम तौर पे आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे आपने कर लिए। फिर जब आप रेकी को उसके ऊपर प्रयोग करते हो और जिस तरीके से आपको सिखाई जाएगी, उसके द्वारा संभवतः आप जटिल से जटिल रोग को शिकस्त दे सकते हो, उसको हरा सकते हो। फिर बारी आती है उन लोगों की जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी परामानसिक शक्तियों को सक्रिय करना चाहते हैं और परामानसिक शक्तियों के द्वारा
लोगों की आध्यात्मिक मार्गदर्शन, उनका उपचार और उनकी सेवा करना चाहते हैं। हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। जब बात करी जाती है रेकी लेवल 2 की, हमारे यहां पे इसे संजीवनी नाम दिया गया है। संजीवनी नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाकई संजीवनी बूटी का ही काम करती है। आप सबने ये कहानी तो सुनी होगी, रामायण का ये जो कथा आती है कि हनुमान जी जो थे वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण के लिए, जिससे उसको पुनर्जीवन दान दिया जा सके। संजीवनी का अर्थ होता है जो आपकी लाइफ को सपोर्ट करे, जो आपकी लाइफ में आपके साथ साथ रहे, जो आपका जीवन साथी बने, जो आपकी शक्ति को बढ़ाए, जो आपके सामर्थ्य को बढ़ाए बढ़ाए और आपको कभी भी असहाय, हारा हुआ और गरीब महसूस ना होने दे। आज अगर आप बीमार हो या गरीब हो या समस्याग्रस्त हो, आपका मूल कारण यह नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। आपका मूल कारण यह है कि आपने सब करके देख लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको अपनी मनोकामना या धन को आपने कैसे प्राप्त करना है। आपकी प्रमुख समस्या यह है कि आपको नहीं पता है। और जब नहीं पता होता तो मानव अगर सत्य से नहीं जुड़ा हुआ, विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो नाना प्रकार के अंधविश्वास में पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत बीमार हो तो आपकी मूल समस्या यह नहीं है कि शरीर धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंच रहा है और एक जटिल रोग लग गया है शरीर में। यह समस्या नहीं है। दिस इज नॉट द मेन कॉज। मेन कॉज क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि शरीर को रोग मुक्त करना कैसे होता है। मानव को क्या लगता है, रोग मुक्त करने के लिए दवाइयां खाओ, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा व्यायाम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों के नाना प्रकार के वैद्यों के लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। और जब बात आती है हैप्पीनेस की, ये जितनी भी हेल्थ हैं, जितनी भी रेमेडीज आपको दी जाती हैं, ये जितने भी पूजा पाठ आपको दी जाती हैं, आप जो भी सारी चीजें करते हो, उसका एक लक्ष्य क्या है? हैप्पीनेस, खुशियां। और ये कोई गुनाह नहीं है, मानव अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, खुश रहना उसका मौलिक अधिकार है। परमात्मा उसको खुश ही पैदा करता है। बच्चे के पास खुश होने का कोई कारण नहीं होता, मगर वह खुश होता है। बहुत समय की बात है, मैं एक बार दिल्ली के एक चौराहे से निकला और उस चौराहे पर मेरी गाड़ी की ब्रेक लगी हुई थी। मैंने देखा एक भिक्षा मांगने वाली औरत सड़क के किनारे, खुद तो उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अपने एक नवजात बेटे को, जो एक साल का बच्चा होगा, उसको नहला रही थी और बच्चा बहुत खुशी खुशी नहा रहा था। उस बच्चे को नहीं पता है कि वो कितनी दीनहीन हालत में है, लेकिन उसकी दुनिया उसकी मां है। आप ये सोचो आखिर क्या कारण है कि धनवान धनवान होने के बाद भी उसकी मनोदशा खराब हो रखी है। धनवान परिवारों में जो बच्चों की मानसिक हालत है वो ऐसी हो रखी है कि गरीब परिवार के बच्चे को तो पैसा दे दो तो उसको कुछ क्षणों के लिए सुख मिल सकता है कि आहा पैसे आ गए, अब मैं आईफोन ले सकता हूं, मैं बाइक ले सकता हूं, मैं गाड़ी ले सकता हूं, अब मैं ब्रांडेड कपड़े ले सकता हूं। जिन बच्चों के पास ये सब है, उनसे क्या पूछोगे कि तुम उदास क्यों, फ्रस्ट्रेटेड क्यों, डिप्रेशन में क्यों, तुम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर एंजाइटी की और फोबिया की दवाइयां ले रहे हो? आप पूछो उन लोगों से जिन लोगों ने जीवन में बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी जीवन के एक पड़ाव में आकर धन कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। आप पूछो उन लोगों से जो ये कहते हैं धन एक माया है, धन जीवन में कलेश लेकर आता है, और ये संदेश देने के लिए भी उनको धन की जरूरत पड़ी। आप समस्या में इसलिए नहीं हो कि आपके पास, आपके ऊपर या तो कर्जा है, या फिर आपके पास नौकरी नहीं है, या आपके पास व्यापार नहीं है। नहीं, आप समस्या में इसलिए हो कि आपको सिद्धांत नहीं पता कि सरलता से एक व्यक्ति अपनी कैसी भी मनोकामना कैसे पूरा करता है, बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए, बिना कोई तंत्र मंत्र करे, बिना कोई लंबा संघर्ष करे। आपने ये समझना है कि जैसे रेकी लेवल 1 में आपको बताया गया कि स्वस्थ रहना मनुष्य के भीतर एक प्राकृतिक व्यवस्था है।
और उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से मनोकामना पूर्ति होना, चाहे वो कैसी भी मनोकामना पूर्ति हो। आप देखो, आज आपकी मनोकामना क्या है? पैसा। अगर आप अमेरिका में होंगे तो आपकी जो मनोकामना होगी, डिमांड होगी, वो डॉलर होगी। इंडिया में होंगे तो रुपए, डॉलर, यूरो हो सकती है। जिस काल में करेंसी नोट का या सिक्कों का निजात नहीं हुआ था, उस समय पर आप सोचो लक्ष्मी पूजा किस लिए की जाती होगी। अभी तो आप श्री सूक्त, आप में से किसी ने श्री सूक्त पढ़ा है आज तक? है ना, कई लोगों ने पढ़ा है। और कोई है जिसने नहीं पढ़ा? अच्छा, पढ़ा है। किसने नहीं पढ़ा, एक बार हैंड रेस करें। अच्छा, किसी ने सुना है श्री सूक्त के बारे में? ऋग्वेद, जो कि अगस्त ऋषि और अग्निहोत्र ऋषि ने जो पूरा ऋग्वेद लिखा, महर्षि अग्नि ने पूरा ऋग्वेद लिखा, और उसमें अगस्त ऋषि ने भी ऋग्वेद में अपना योगदान दिया। तो उसमें एक पाठ आता है जिसको कहते हैं श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त, जो कि इस प्रकार होता है। उसकी 4 पंक्तियां मैं सुना देता हूं। ऐसे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम स्वर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम देवीम जात वेदो मा आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनीम। तो उस, आप अगर आप पढ़ोगे, उस काल में जब लिखा गया था, उस वक्त इंसान की अमीरी की जो पहचान होती थी वो क्या होती थी? किसके पास कितनी रानियां हैं, रानी के पास कितने नौकर हैं, कितनी नौकरानियां हैं, कितने जेवर हैं, कौन से राज्य से वो आई है, उसके पिता कहां के राजा थे, और जहां उसका ब्याह हुआ है वो कौन से राज्य में हुआ है, उस राज्य में लोगों के पास कितनी गाय है। क्या है? कितनी गाय है। वो गाय कितना दूध देती हैं, कितने सैनिक उनके पास हैं। वहां पे बात नहीं करी करेंसी नोट की कि मां लक्ष्मी के हाथ से नोट गिर रहे हैं या लक्ष्मी गिर रहे हैं। अब ये सोचो, जब मानव इतना भी विकसित नहीं हुआ होगा कि जब उसको राजपाट करना आया हो, तो उससे पहले लक्ष्मी पूजा करने की क्या आवश्यकता रहती होगी, क्यों करी जाती होगी लक्ष्मी पूजा? यानी लक्ष्मी पूजा ज्यादा पुरातन नहीं है, है ना। जब जब मानव के भीतर कुछ इकट्ठा करने का विचार आया कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, उसने लक्ष्मी उपासना करना शुरू की। तो ये लक्ष्मी क्या गुण है जो हर मानव के भीतर सुख की इच्छा को पैदा करती है, सुख की इच्छा को पैदा करती है और इच्छा पूर्ति का सामर्थ्य देती है, एक लक्ष्य पे देती है उसको, उसको लक्ष्मी बोला गया। आप ध्यान दो अपनी जीवन की एक व्यवस्था में कि आप धन को लेकर परिवार में जो सोच दी गई है, उस सोच का कितना योगदान है। अपनी किताब में एक क्वेश्चन लिखो आप। आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है, उसमें आपके माता पिता ने जो आपको सोच दी है, उसका क्या योगदान है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछो अपने आप से, आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए आपके स्कूल का और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का क्या योगदान है? दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखना, क्योंकि ये आपको काम मिला है। जब आप रेकी लेवल 2 में आओगे तो आपसे इनका सवाल पूछने के बाद ही कार्यशाला को शुरू किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, आपकी आज जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें आपके धर्म और जातीय विश्वासों का क्या योगदान है? चौथा क्वेश्चन है, जो आज आपकी आर्थिक परिस्थिति है उसमें तंत्र मंत्र,
जादू टोने और नाना प्रकार के धार्मिक विश्वासों का क्या योगदान है? पांचवा सवाल, आपकी आर्थिक परिस्थिति में आपके परिवार का क्या योगदान है? अभी जो वर्तमान में आपका परिवार है उसका क्या योगदान है? अब छठा सवाल है, आपकी आर्थिक परिस्थिति में आपके स्वयं का क्या योगदान है? अब आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है? आपने केवल योगदान, अच्छा अच्छी बुरी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति के लिए आपका कितना योगदान है, अच्छी के लिए, उसमें सबका आपने ये नोट करना है। आपको पता है क्या पता लगेगा? जो छठा सवाल है उसमें आपका जवाब है, पूरे तरीके से उसमें आपका जवाब। सही हूं या गलत हूं? क्या पता लगा? अच्छा गलत हो तो ऐसे ऐसे कर दो भाई। जो छठा सवाल है उसमें आपको पता लगेगा कि बाकी सब तो बहाने हैं, असली निर्णायक तो आप स्वयं हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवार का, हमारे पारिवारिक सोच का हमारी आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इसको हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। नंबर वन, अगर आप एक ऐसे परिवार में पले बड़े हुए हो जिसने पैसे को हमेशा तकदीर की देन, हाथ का मैल, अधर्म का कारक ये माना है, तो वो परिवार हमेशा धन के लिए संघर्ष करेगा और आप भी धन के लिए संघर्ष करोगे। नंबर टू, अगर वह परिवार पैसे को लेकर ऐसा सोचता है कि मैं भी नौकरी करता था, मेरा बाप भी नौकरी करता था और मेरा आने वाला बच्चा भी नौकरी करेगा क्योंकि नौकरी इज अ सेफर साइड, तो ऐसा व्यक्ति ना कभी स्वयं पूर्ण रूप से धन के लिए बेफिक्र हो पाता है और ना अपनी आने वाली पीढ़ी को कर सकता है। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है, जो नौकरी करके सुंदर पिचाई जैसे और आईआईटी टॉपर जैसे बच्चे बन जाते हैं और जिनका पैकेज 30-30 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, इवन 100 करोड़ तक होता है, तो वो क्या नौकरी करके खुश नहीं है? 100% खुश हैं। लेकिन स्व धन को ले वो धन के नीचे काम कर रहे हैं, धन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। समझो, धन के नीचे काम कर रहे हैं, धन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिवार से है जो कि नौकरी करके भी समृद्ध है, लेकिन वो नौकरी कर रहा है और परिवार के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे परिवार होने चाहिए, बिल्कुल मैं नमन करता हूं ऐसे परिवारों को। लेकिन मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति होता है जो धन के ऊपर होता है, एक व्यक्ति होता है जो धन के नीचे होता है। उनका अपने बच्चों को या स्वयं का बहुत अध्ययन, बहुत पढ़ाई करना, उसका मूल कारण यह नहीं होता कि उनका बच्चा आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला या फेरेडी के समान, अबेकस के समान महान वैज्ञानिक बन जाए। उनका इंडिया के परिवारों में तो पर्पस यही होता है कि जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया या यूएस बेस्ड कंपनी में इसको कोई बढ़िया पैकेज मिल जाए और इसकी जिंदगी बढ़िया कट जाएगी, जैसे तैसे इंडिया के बाहर निकले, बस दैट्स इट। मेरे खुद के परिवारों में वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक, और वो भी नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के, और बच्चे ऑल इंडिया टॉपर्स। मैं पता नहीं कहां से गुरुजी आ गया इनके यहां पे। हाँ, समझो इस बात को कि माता पिता तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, धन के लिए बच्चे को बड़े अच्छे से तैयार कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को बचपन से क्या ट्रेनिंग दी जा रही है कि बेटा पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके पैसा हाथ में आता है। बच्चे को बचपन से क्या ट्रेनिंग मिली पैसे को लेकर?
आविष्कार को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर नहीं, कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज है, उसके लिए बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और जीवन उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। मैंने स्वयं अपनी इस प्रोग्रामिंग को तोड़ा और मैं इस चीज के ऊपर गर्व करता हूं। मैंने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया, और आप भी सोचो, एक ऐसा परिवार या व्यक्ति सफल माना जाएगा जो धनवान होने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है और परिणाम कम आ रहा है, और उसके पास कहानी है सुनाने के लिए, मैंने तो अपने जीवन में खूब मेहनत की, ठीक है, लेकिन धन इतना पैदा हुआ। ठीक है, उसने क्या सत्य समझा? मेहनत इतनी करनी पड़ी, ठीक है बेटा, धन इतना ही पैदा हुआ, यही सत्य है, तो तुझे भी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, धन इतना पैदा होगा। लेकिन अब आप इसके अपोजिट सोचो, क्या कोई सिद्धांत किस्मत जैसे अंधविश्वास वाले सिद्धांत के अलावा, क्या ये परिवार के लिए सफलता का सूचक नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए सफलता का सूचक नहीं है कि उसको स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों पर आश्रित नहीं रहना पड़ा, और धनवान होने के लिए उसको कम मेहनत कर रहा है और परिणाम ज्यादा पैदा हो रहा है? आप देखो, अगर ये किसी को ये बात मूर्खतापूर्ण लगती है, तो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने काम के, डॉक्टर ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट है, विराट कोहली क्रिकेट में एक्सपर्ट है, उनको चौके छक्के लगाना, 200 का रन पार करना ज्यादा संघर्षपूर्ण नहीं लगता, 50 रन बनाना ज्यादा संघर्षपूर्ण नहीं लगता। वहीं पे कोई एक नया खिलाड़ी होता है, उसको 10 रन पार करना भी मुश्किल लगता है। वहीं पे एक इंसान होता है जिसको 10,000 रुपए कमाना भी मुश्किल लगता है, और कोई व्यक्ति होता है जिसको 10 लाख रुपए कमाना भी सरल लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको सिस्टम पता लग गया। तो हमने यही चीज को समझना है। भगवान ने हमें दो दिमाग दिए हैं, एक दिमाग लॉजिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है, उसके लिए किताबें हैं, सिद्धांत है, मैनेजमेंट है, और एक दिमाग हमारा जो राइट ब्रेन है, वो ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझता है। वो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के साथ इतना बढ़िया तालमेल से काम करता है कि वो मानव को और कॉन्शियस माइंड को कहता है कि तू केवल नौकर का काम कर, मालिक का काम हम करेंगे, तेरा संघर्ष बिल्कुल खत्म कर देंगे, तू बस डिमांड पैदा कर, एंड आई विल फुलफिल योर नीड, आई विल फुलफिल योर नीड। तो मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि प्लानिंग करना बंद कर दो, हार्ड वर्क करना बंद कर दो, लेकिन आप ये भी सोचो, प्लानिंग और हार्डवर्क से परिणाम भी तो पैदा होना चाहिए ना। अब वो परिणाम पैदा नहीं हो रहा, तो हम सालों तक ग्रहों को दोष देते रहेंगे कि अभी गुरु चंडाल योग चल रहा है। गुरु चांडाल योग में क्या बोलते हैं? जब गुरु और राहु एक ही जातक पर सर्वोच्च स्तर पर काम कर रहे होते हैं, और राहु बिल्कुल अपोजिट है गुरु के, गुरु बिल्कुल अपोजिट है राहु के, और दोनों ग्रह शक्तिशाली हैं, तो उसके अंदर दो शक्तियां एक साथ काम कर रही होती हैं। एक उसके अंदर शैतानी दिमाग काम कर रहा होता है, एक उसके अंदर आध्यात्मिक दिमाग काम कर रहा होता है। एक दिमाग कह रहा होता है कि शॉर्टकट से पैसे कमा ले, एक कह रहा होता है कि नहीं, सही रास्ते पे चल, शॉर्टकट में मत जा वरना जेल पहुंच जाएगा। तो समझो इस बात को कि भगवान ने हमें दो बुद्धि दी है, लेकिन हम एक ही बुद्धि से काम लिए जा रहे हैं। वो जो एक बुद्धि है ना, जो प्लानिंग करती है, जो सोचती है, विचार करती है कि अब ये करके देखते हैं, एक दिन उसके सामने हारते हारते सामने ब्लैकआउट हो जाता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि अब क्या किया जाए मनोकामना पूर्ति के लिए। कितना दिमाग लगा लेगा कोई? एक समय यही आता है ना, दिमाग लगाते लगाते परेशान हो गया, अब सोच रहा है वो अब मैं क्या करूं। वहां से दरवाजा शुरू होता है ऊर्जा के उस सिद्धांत का, जिससे उसको यह पता लगे कि कैसे उसकी तरंगे, उसका खुद का आभामंडल, उसकी मन की तरंगे, और भगवान का सबसे बड़ा तोहफा रेकी शक्ति, उसकी हर मनोकामना को समय पर और उसकी इच्छा अनुसार परिणाम देने के लिए व्यवस्था में सदैव आशीर्वाद के रूप में उसके साथ है। मैंने क्या बोला है? परिणाम देने के लिए। परिणाम कैसे? हमारी जो ये तरंग होती है, जो हम सोच रहे हैं और उसको हम रेकी से चार्ज कर रहे हैं, या फिर हम मनोकामना पूर्ति के लिए रेकी हीलिंग कर रहे हैं,
तरंगे उसमें जाकर उसको मैनिफेस्ट, फिजिकल वर्ल्ड में लाकर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और वही असल नियम है, यही नियम है, इसके अलावा और कोई नियम नहीं है कि जो वाइब्रेशन आपने चाहे कर्म के स्तर पर और विचार के स्तर पर पैदा की है, वो एक ना एक दिन मैनिफेस्ट होंगी ही। ऐसा कभी नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बस आप गलत मनोकामना पूरी कर रहे हो। अगर आप व्यापार करने के लिए गए, कोई पैसा लेकर बैठ गया, आप व्यापार करने के लिए गए कर्जदार होकर बैठ गए, आप नौकरी करने के लिए गए, नौकरियों में आप टिक ही नहीं पा रहे हो, आपकी छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए इंसान को दुखी होना पड़ रहा है कि घर नहीं है, घर में सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि घर में जितने लोग हैं वो मैनिफेस्ट ही यही कर रहे हैं, वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मनोकामना पूरी ना हो। अब कोई कहेगा जी हम काम बैठकर कहते हैं कि मनोकामना पूरी ना हो महाराज। नहीं, समझो इस चीज को। आपका इमोशन, आपकी इंटेंशन, आपकी प्रोग्रामिंग, आपके संस्कार, इसके बारे में हम रेकी लेवल 2 में जब मनोकामना पूर्ति का और धन संचय का और समृद्धि का टॉपिक आएगा तो हम उसको इतनी गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है उसको हमें कैसे एनर्जी, वो हमें कैसी एनर्जी देती है कि हमारी धन से जुड़ी जो व्यवस्था है वो ब्लॉक हो जाती है। मेंटल ब्लॉक क्या होता है? व्हाट आर मेंटल ब्लॉक्स? जो हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। ये मेंटल ब्लॉक बहुत बड़ी चीज होती है। मेंटल ब्लॉक ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई मेंढक है और वो कुएं के अंदर है और वो कुआं उसकी पूरी दुनिया बन के रह गया है, और बाहर के पशु पक्षी और बाहर के मेंढक टर टर करके और चू चू करके उसको बता रहे हैं कि बाहर बहुत विराट संसार है, तो इस कुएं से बाहर निकल। लेकिन जब उसको वो आवाज आती है तो मेंढक वो कहता है अरे नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है, बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे जितना दिखाई देता है संसार उतना ही है, ऊपर से कुछ रोशनी नजर आती है, नीचे पानी है, मच्छर मुझे खाने होते हैं, दैट्स इट। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचे कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन आती रहे, ठीक है, और मैं अपने बच्चे देखकर या बिना देखे करते हुए स्वर्ग सिधार जाऊं, स्वर्ग क्या नर्क सिधार जाऊं, कैसे करते हुए समझो इस चीज को। हमें किस चीज से मुक्त होना होता है? हमें गरीबी से मुक्त होना है क्या? हमें बीमारी से मुक्त होना है क्या? हमें डर से मुक्त होना है। आप ध्यान से आंख बंद करके मेरी इस बात को सुनो, क्लोज योर आइज, अपनी आंख बंद करो। आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसके बारे में सोचो, अपने दुख के बारे में सोचो, आप अपनी बीमारी के बारे में सोचो, आप अपनी सारी समस्या के बारे में सोचो। क्या आपको उससे मुक्त होना है? बीमारी से, समस्या से? नहीं, आप डर से मुक्त नहीं हो पा रहे हो। और जिस दिन ये देखो चेहरे पे स्माइल आई ना, जैसे ही हमें कारण पता लगता है ना तो चेहरे पे स्माइल आती है, हमें प्रसन्नता, क्यों? खुशी, पता लग गया। ये जो डर है, नहीं 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 नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अगर पता नहीं रेकी से चलो सीख तो लें, पता नहीं अब हो ना हो, अरे नहीं नहीं इन्वेस्ट नहीं करना, अगर मेरा पैसा डूब गया हो, डूब जाए तो, है ना, नहीं 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 अपने माता पिता के कहे से बाहर नहीं जाना। मैं हमेशा अपने माता पिता के कहे से बाहर गया हूं, इस बात को मैं गर्व से कहता हूं। हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक बच्चा वो होता है जो अपने माता पिता के हाथ की ऐसी कठपुतली होता है कि जितनी माता पिता ने रोटी खाने के लिए कही उतनी खाई, जब सोने के लिए कहा वो सो गया। बच्चे की अपनी कोई विचारधारा, कभी स्वतंत्रता पैदा ही नहीं हुई। तो हमने इस बात को समझना है कि हमें धन कमाने के लिए किस चीज से मुक्त होना है? हमें डर से मुक्त होना है। स्कूल भी एक डर है, टीचर बेचारे खुद ही डरे हुए हैं। हाँ, टीचर खुद ही डरे हुए हैं। टीचर देखो, बहुत पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था
अभी तो हम 1 घंटे के लिए जुड़े हुए हैं सारे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और 5th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे स्कूल की तो मुझे कहानी समझ नहीं आती थी। देखो, मैं तो नर्सरी से लेकर 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ, और प्रिंसिपल के बच्चे तो मेरे दोस्त जैसे हो गए थे। और मैं स्कूल के लिए ऐसी मुसीबत था कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस स्कूल में चला जाता था खेलने के लिए, कि सबसे बड़ा ग्राउंड तो यहीं पे ही है। तो टीचर कहते थे, जाओ महाराज, कब टलोगे। तो एक टीचर होती थी, उस टीचर की मंगनी होकर टूट गई। अब उस समय बहुत बड़ी बात होती थी ना किसी फीमेल के लिए, क्योंकि उन दिनों वो वाली मूवी भी आई थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो लड़कियां ज्यादा सपने भी रहती थी, शाहरुख खान जैसा प्यार करने वाला मिल जाए। तो उसकी मंगनी टूट गई। अब वो बहुत उदास, वो 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आई। जब वो स्कूल आई, तो उसने एक बच्चे को, बड़ी छोटी सी बात पे, कि उसके हाथ से ज्योमेट्री बॉक्स 2-3 बार गिर गया, उसने उस बच्चे को इतना मारा कि उसके बच्चे के चेहरे, वो बच्चे के चेहरे पे यहां से लेके यहां तक निशान आ गया। सारी फ्रस्ट्रेशन पे निकाल दी। टीचर्स की मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहे, डॉक्टर इलाज करना नहीं चाह रहा। अरे, फाइनेंशियल फ्रीडम को समझो। क्यों डर रहे हो? अपने डर को खत्म करो। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारे पास है, तुम कितना भी धन कमा सकते हो। तुम्हारे लकीर, तुम्हारा राहु, तुम्हारा केतु, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बृहस्पति, तुम्हारा सूर्य, तुम्हारा शनि, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा घर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा समाज तुम्हें कुछ भी कहता हो, तुम्हारा एक अधिकार नहीं छीन सकता, वो है किसी भी रूप से स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं छीन सकता। किसी भी रूप से स्वतंत्र होने का अधिकार कोई नहीं छूट। कोई ग्रह, कोई भगवान ये नहीं चाहता कि इसको इतने ही पैसा मिले, इससे ज्यादा से पैसा ना मिले। मैंने रेकी के जगत में और साधनाओं के जगत में ऐसे ऐसे लोगों की कुंडलियों के भविष्यवाणियां बदल कर दिखाई है, जिसने ये कह दिया इस लड़की की तो शादी हो ही नहीं सकती, और अगर शादी होगी तो घर टूट जाएगा। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति ने भविष्यवाणी करी जो वाकई में एक सिद्ध पुरुष था, और वो इतना सिद्ध था, गाजियाबाद में रहता था, जो ये बता दे कि अभी आप घर से क्या खाकर आए हो, कितनी रोटी खाकर आए हो, यहां पहुंचने के लिए कितना किराया दिया है। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, 98 ईयर्स की एज में चले गए। बहुत महान ज्योतिषी थे वो। उन्होंने किसी एक लड़की को बोला, जब वो 33 साल की हो गई, कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, अगर हो गई तो तुम घर वापस बैठ जाओगी। आज उसके शादी को हो गए कम से कम 14-15 साल। मैं कहता हूं, देखो, या तो किस्मत साथ में चल सकती है, या फिर संरचना का नियम। ये, अब मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूं, या तो आपका डर और जो भगवान ने तय कर दिया है किसी भी बहाने से, या तो वो निश्चित है, या फिर यह निश्चित हो सकता है कि आप जो प्राप्त करना चाहते हो, आप उसकी रचना कर सकते हो, चाहे तंत्र के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा। आप किसकी साइड में हो, पहले के साइड में या दूसरे के साइड में? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, किसके साइड में हो, पहले के साइड में या दूसरे के साइड में? तो इसी चीज को हमने समझना है कि जब हम संजीवनी रेकी लेवल 2 के कार्यशाला में जाएंगे, तो हम धन से जुड़ी, जो कि आज कलयुग के मानव की, यानी आधुनिक मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये सच्चाई है। ये कोई बुरी बात या हौ करने की बात नहीं है। ये जितने लोग, चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, जो पैसा को शैतानी बताते हैं ना, वो इंटरनेट पे शैतानी बताने के लिए भी अगर आए हैं, गलत बताने के लिए भी आए हैं, तो वो इंटरनेट चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। सच्चा सन्यासी मानव के शहर में रहेगा ही नहीं, वो चला जाएगा हिमालय या रेगिस्तान या शमशान में। उसको लेना देना ही नहीं है कि वो कोई कैमरा उसको देखे, कुछ देखे। वो ईश्वर में लीन हो जाएगा। शमशान में मिल गया तो शमशान में, और हिमालय में मिल गया तो हिमालय में, जहां मिल गया वहीं फकीर हो जाएगा वो। समझो इस बात को। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, संजीवनी रेकी लेवल 2 में जो सबसे पहली चीज आपको सिखाई जाएगी प्रमुख रूप से, वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, धन की स्वतंत्रता, धन के नियम, और रेकी के द्वारा धन से जुड़ी हर प्रकार की मनोकामनाएं अपनी और दूसरों की कैसे पूरी करें। इसमें वो हर छोटी बड़ी बात आ जाती है, जैसे कि
कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को चला रहा है और उस बिजनेस को सर्टेन फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाना है। आप लिटरली जितना समय तय करोगे और उस समय के अनुसार रेकी दोगे जैसा आपको सिखाया जाएगा, आप उसके गोल को अचीव करवाओगे। इस कारण ऐसे लोग सदैव आपसे हीलिंग के लिए जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है ना। अपने बिजनेस को कौन रोकना चाहेगा जब रेकी से उसको लाभ मिल रहा है? तो ये एक उदाहरण हो गया। जो व्यक्ति दुकान भी चलाता है, उसको रोज कितने आमदनी की जरूरत है, दुकान को कैसे चलाना है, उस दुकान को कैसे मनोकामना पूर्ति के लिए प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी देनी है। लिटरली लोग अपने सेल्स के गोल पूरे करते हैं, पर डे के गोल पूरे करते हैं। इसके अलावा जिन परिवारों के ऊपर लोन्स होते हैं, कर्जे होते हैं लंबे समय से, रेकी के द्वारा आप रूट कॉज उस कर्मा को कट करते हो, जिसके कारण बार 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 एक पैटर्न पैदा हो रहा है। ये एक पैटर्न होता है, समझो। कर्जा जो होता है ना, ये एक पैटर्न होता है, एक लूप होता है। आप देखोगे एक बार कर्जे में परिवार फंसता है तो कर्जे ही लगातार उसके चढ़ता रहता है, और एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है, और कुछ समय के बाद वापस कर्जे में फंसना पड़ता है। ये पैटर्न क्यों पैदा होता है? ये पैटर्न पैदा होता है पास्ट लाइफ कर्म के कारण, या फिर इस जन्म में आपने किसी की बददुआ ली है, कर्ज लिया है। मैक्सिमम रीजन ये निकल के आता है, और बड़ा मिनिमम रीजन ये निकल के आता है कि इंसान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती है। धन को कैसे व्यवस्थित करना है उसको नहीं आता है। क्योंकि अगर धन व्यवस्थित करना आता है तो वो रेकी में या एनर्जी साइंस में आएगा ही क्यों? है ना। वो तब आएगा ना जब उसकी बुद्धि काम करना बंद हो गई, तब वो देखेगा ना हमारी तरफ। है ना, समझ में आई ना बात? यहां तक क्लियर है? अब कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जॉब में काम कर रहा है, जॉब में आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसके ड्रीम सैलरीज अचीव करना चाहते हैं। ये इतना सरल है, इतना सरल है कि आपके लिए ये इतना आसान बन जाएगा कि जितना आसान ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाना होता है। क्यों? ये टफ इसलिए है क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि ये सरल कैसे है। इट इज सो इजी। अच्छा, रेकी लेवल 2 में एक और क्या चीज होती है? आपको हीलिंग करने के लिए शक्तिपात के दौरान सिंबल दिए जाते हैं, चिन्ह दिए जाते हैं। फिर आप उन चिन्ह को यूज करते हो, सिंबल्स को यूज करते हो, यंत्र की तरह काम करते हैं, जो कि आप हाथ से ही बनाते हो, लेकिन उसके लिए शक्तिपात लेना पड़ता है। तो आप वो कैसे काम करते हैं? अब मानो कि आपके धनिक प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा है, तो उस बाधा को खत्म करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए रेकी हीलिंग होती है उसकी प्रतीक के द्वारा। वो आप उस प्रतीक को आप यूज करते हो रेकी से, और वो अवरोध को खत्म करता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, ब्लॉकेज को खत्म करता है। धन को संतुलित करना है, धन के फ्लो को संतुलित करना है, तो उसकी रेकी का जो प्रतीक होता है उसको अलग यूज किया जाता है। आपने दूर किसी का उपचार करना है तो जो आपको शक्तिपात दिया जाता है उसमें प्रतीक सिखाया जाता है, उस प्रतीक को आप प्रयोग करना सीखते हो, तो आप दूर बैठे भी आप किसी के घर, दुकान, ऑफिस या उस व्यक्ति विशेष को सफलता के लिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए रेकी दे पाते हो। और दूर जैसे ही आप सेकंड लेवल का शक्तिपात लेते हो, आपके हाथों में जो भी एनर्जी का फ्लो है ये कई गुना ज्यादा तुरंत डे 1 में ही बढ़ जाएगा। और जब आप रेकी 3 में जाते हो, 4 में जाते हो, ये जो ऊर्जा का भाव है हर लेवल में और तेज और तेज और भारी भरकम और पावरफुल होता जाता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्लियर हो गया? इसके वहां पे अच्छा खासा एक पूरा दिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए लिया जाएगा। कैसे हमारी हैबिट एक एनर्जी है, कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक्स एक एनर्जी है, कैसे हमारी सोसाइटी एक एनर्जी है, कैसे हमारा डीएनए एक एनर्जी है, कैसे हमारा राइट ब्रेन एक एनर्जी है, राइट। और कैसे हम दैनिक जीवन में अपना जीवन इतना आसान कर सकें कि कम से कम हीलिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को पैदा कर सके। भाई एक दिन सबको ऐसा चाहिए ना कि आपको बहुत ज्यादा हीलिंग भी ना करना पड़े और लाइफ जो है नॉर्मल चले। यही सच्चाई है ना। तो हमें और चीजों को, जो हमारी प्राकृतिक देन है हमारे पास, मन, विचार, शक्ति, कर्म, समाज,
इनको भी ऊर्जा के रूप में पहचान कर इनके नियम को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ सकते हैं हम। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बाद संजीवनी रेखी लेवल 2 में जो हम विषय लेंगे वो है जो गंभीर बीमारियां होती हैं, उन गंभीर बीमारियों को दूर बैठे ही हमारे द्वारा निश्चित किए गए समय सीमा में हम ही टाइम सेट करेंगे, उस समय सीमा में उसको कैसे खत्म किया जाए। जैसे कि शरीर में इन्फेक्शन है, पैरालिसिस है, लो इम्यूनिटी से लेकर इंसान को मौत के घात उतारने वाली बीमारियों तक को आप ये रेकी लेवल 2 से ही उनको पछाड़ना सीख जाओगे और अधिकतर लोगों को उसमें बड़ी सरलता से सफलता मिल जाती है। लेकिन अब होता क्या है, कैंसर के मामले में क्या होता है, मैं चाहता हूं कि भगवान करे आप लोगों के माध्यम से समाज में इतनी ज्यादा जागरूकता है कि लोग कैंसर के लिए डॉक्टर के पास तो जाएं, लेकिन शुरुआत में स्टेज 1 से ही हीलिंग लेना शुरू कर दें। अधिकतर लोग हीलर्स के पास तब जाते हैं अपने पेशेंट को लेकर जब डॉक्टर कीमोथेरेपी दे दे के उसकी बैंड बजा चुका होता है और अब कहता है अब तो इसके पास 1 महीना ही शायद बचा हुआ है, अब कुछ करके देख लो। अब इंसान घर वाले तड़पते हुए इधर उधर हाथ पैर मार रहे होते हैं कि अब बाबा अब तुम ठीक कर दो, अब माता रानी अब ठीक कर दो, अब पीर बाबा अब ठीक कर दो, है ना, अब ये वाली टोटका भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी उनकी मनोदशा खराब हो जाती है। भाई अपना बंदा खत्म थोड़ा करना है। तो शुरुआत में ही बहुत अर्ली स्टेज में ही रेकी को उसके घर का हिस्सा बना दो और हर घर का हिस्सा होना चाहिए। तो संजीवनी रेकी लेवल 2 में मेंटल डिसऑर्डर से लेकर गंभीर मेंटल डिसऑर्डर से लेकर ऑटिज्म तक, लोगों ने ऑटिज्म समझते हो, जैसे बच्चा धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बच्चे की आंख नाक कान फूलने लगते हैं और उसका ना दिमाग विकसित नहीं होता है। ऐसी बीमारियों तक में हीलर्स ने, आप लोगों ने लोगों को ठीक किया है, बच्चों को ठीक किया है, मिर्गी के दौरे खत्म किए हैं, भेंगापन खत्म किया है, हेयर फॉल तक ठीक किया है, हाँ, वेट लॉस किया है, पैरालिसिस खत्म किया है, ट्यूमर खत्म किया है, जानवरों को स्वस्थ किया है, जानवरों को जीवन दान दिया है, अपने घर के मेंटल इम्बैलेंस को हील किया है आप लोगों ने। मेरी तो बारी बाद में आती है, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग हो जाओ सक्षम। तीसरा लक्ष्य है संजीवनी रेकी लेवल 2 का, वो है रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी, प्रेम और शांति को स्थापित करना। अब वो रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी का हो, चाहे मां और बच्चों का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे वो दो परिवारों का आपस का रिलेशनशिप हो, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हो गया उसमें, चाहे वो एक बिल्डिंग का, एक एसोसिएशन का, चाहे ऑफिस में बॉस और स्टाफ का रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रकार की दो आपस में जोड़ है, आप उसमें जो भी अवरोध हैं, आप रेकी लेवल 2 में जो रेकी सीखते हैं, आप रिलेशनशिप में जो अवरोध आ रहे हैं उन अवरोधों को खत्म कर देते हो। वो प्लानिटरी अवरोध है तो प्लानिटरी अवरोधों को खत्म कर दोगे, वो साइकिक अवरोध है तो साइकिक अवरोधों को खत्म कर दोगे। यानी जो भी कारण है अवरोध का, कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता, आप उस अवरोध को खत्म कर देते हो। अवरोध को खत्म करके रिश्ते को और लोगों के विचारों को आपस में संतुलित कर देते हो, मिलने वाला बना देते हो। इसमें आप जबरदस्ती ऐसे व्यक्ति को एक नहीं कर सकते जो एक दूसरे के लिए हानिकारक है। और मैं तो खासकर बहुत खड़ूस आदमी हूं, मेरे पास कभी कोई ऐसे बच्चे आते हैं, आप देखोगे हमारे जो स्टूडेंट्स के बैच में सबकी शक्लें देख लेना, सारे के सारे बड़ी उम्र के लोग मिलेंगे आपको, बच्चे नहीं मिलेंगे। 18 19 20 21 22 साल के बच्चे बहुत कम मिलेंगे। उसके पीछे कारण है, बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम लेकर आने लगे। हाँ, तो मैं तो पता है क्या आशीर्वाद देता हूं हर किसी को, भगवान करे कम से कम 3 ब्रेकअप हर किसी के हो।
हाँ, क्यों? जिसकी शादी हो गई और शादी हुए उसके 40 साल हो गए हैं या 45 साल हो गए ना, जो 19-20 साल का लड़का या लड़की अभी अपने प्रेमी के लिए रो रहा है, उसके ना 45 साल या 50 साल के आदमी या औरत से बात करवा दो, फिर उससे पूछो कि अगर मनचाहा प्यार मिल जाता है देखो, हंसो मत। देख, अगर आपकी मन अनुसार इच्छा भी पूरी हो जाती है तो आपको जीवन में प्राप्त क्या हुआ? आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई? नहीं। नहीं ना, देखो विनीता ने कितनी जोर से ना बोला, ना ना ना। आनंद आ गया। हाँ, और वही अरेंज मैरिज में भी हो रहा होता है। और देखो, बच्चों को, हर किसी को ये पता होना बहुत जरूरी है ब्रेकअप के माध्यम से कि रिश्ते का टूटना बड़ा सरल बात है, ये कोई जीवन का बहुत बड़ा दुख नहीं है। जैसे बाल झड़ते हैं, जैसे पुराने दांत चले जाते हैं, जीवन में बदलाव आता है, वैसे ही हमारा करेक्टर, हमारा चरित्र, हमारी पर्सनैलिटी किसी को खोकर भी सहज रहने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर जिस उम्र में तुम्हें प्यार हो रहा है उस उम्र में पढ़ाई की भी तो जरूरत है, उस उम्र में करियर की भी तो जरूरत है। तो उस टॉपिक में अभी तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक लेवल 2 में और गहराई से आता है। मैंने ना जाने अपने पुराने बैच में से कितने लड़के और लड़कियों को जो कि अपने ब्रेकअप के कारण दुखी थे, उन सबको ऐसा पत्थर दिल बना दिया। सब अपने अपने काम में लग गए। एक लड़का तो गुजरात में एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। उसका, हाँ, मैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है ना, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। वो अगर एक ही लेवल 2, वो तो अब ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टरशिप में रिपीट करने के लिए आता है, उसकी इच्छा हो तो वो हाथ खड़ा करे। अन्यथा मैं व्यक्तिगत बात कभी किसी की नाम लेकर तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन उसका परिवार बड़ा दुखी था, उसको एक लड़की से प्रेम था और अचानक उस लड़के की फैक्ट्री पिताजी की बंद हो गई। लड़की वालों ने रिश्ता वापस ले लिया। अब लड़का बहुत दुखी। 4 साल पुरानी दोस्ती, शादी की डेट निकल आई थी, मंगनी हो चुकी थी और चला गया। अब मैंने उसकी आंखें खोली। मैंने कहा जो तेरे आर्थिक परिस्थिति में तेरे साथ नहीं टिक पाई, अरे प्यार करने वाले तो मां बाप से लड़कर भागकर शादी कर लेते हैं। वो कल को तेरे अगर गर्दिश भरे दिन आ जाते तो तेरा साथ कहां देते वो लोग? है ना? तो असली चीज क्या पता लगी कि तेरा साथ या तो तेरे मां बाप देंगे या फिर तेरा पैसा देगा। और मां धोखा नहीं दे सकती बेटा या बेटी को ना, मां धोखा नहीं दे सकती और पैसा धोखा नहीं दे सकता। इसलिए पैसे को बोला लक्ष्मी मां, लक्ष्मी बाप नहीं बोला। ठीक है ना? बाप नहीं बोला शक्ति को, शक्ति को मां बोला, क्योंकि शक्ति धोखा नहीं देती। संसार धोखा दे सकता है, शक्ति नहीं देती धोखा, इसलिए शक्ति को मां बोला गया। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप को आप मैनेज कर पाओगे। और जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी का सही रिलेशनशिप बिठा दिया। बिजनेस में रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे तो उसको ठीक कर दिया। व्यापार में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दिया। घर परिवार में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आएगी, वो है क्योर ऑफ एडिक्शन एंड चेंज ऑफ हैबिट। किसी के अंदर कोई एडिक्शन है, आप सीधा उस एडिक्शन को ही चेंज कर दोगे, खत्म कर दोगे, उसकी आदत ही छुड़वा दी। और दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर कोई हैबिट डेवलप करनी है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कम करता है, पढ़ाई की हैबिट डेवलप कर दोगे। एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी है, वो कर दोगे। देर तक सोता है, जल्दी उठाना है, कर दोगे। राइट? अपने अंदर कोई हैबिट डेवलप करनी है। आपको लगता है यू आर नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर, अपनी हीलिंग करना, आप गुड पब्लिक स्पीकर बन जाओगे। आपको लगता है आप डरते बहुत हो छोटी छोटी बातों में, बुरी हैबिट है। चाय की लत ज्यादा है, तो आप अपनी हैबिट्स को, जो हैबिट को डेवलप करना चाहते हो उस हैबिट को डेवलप करोगे, जिस बुरी हैबिट को खत्म करना चाहते हो उस बुरी हैबिट को खत्म करोगे। आगे बढ़ सकते हैं? राइट? यस। नेक्स्ट है, फिर अगला विषय इसमें लिया जाएगा, वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल इंप्रूवमेंट।
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हिंदी में बता दूं, बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देना। और मेंटल इंप्रूवमेंट, मन की जो तर्कशील गुणवत्ता है उसको भी इंप्रूव कर देना। एनालिसिस करने का, प्लानिंग करने का, इंट्यूटिव माइंडसेट को इंप्रूव कर दिया जाएगा। सॉल्यूशन बेस्ड माइंड को इंप्रूव कर दिया जाएगा। हमारे माइंड के, आप सबको जानते हैं, 3 लेवल होते हैं। आज की तारीख में सब जानते हैं इस बात को, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। भारत में इसको कैसे बांटा गया? भारत में मन को सब कुछ नहीं माना गया। आप समझो, यूएस में जितने अध्यात्मवाद की खोज हुई वो भोग की दृष्टि से हुई, इस कारण वो मन तक पहुंच पाया। ठीक है। भारत में जो अध्यात्म की खोज हुई वो ईश्वर की दृष्टि से हुई, मानव शरीर से परे की हुई। इस कारण ये मन से ऊपर क्या चीज होती है? चेतना। मन तो बहुत छोटी चीज है, आप तो चेतना हो ना। आप एक दिए में से दूसरी ज्योत जगा दो, वो भी तो दिया ही बनेगी ना, वो भी तो ज्योति बनेगी। तो उसने परमात्मा की बात करी हमारे देश में, तो उसमें मन को, उसमें चेतना को बांटा गया 4 हिस्सों में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 चीजों को अगर आप गहराई से समझ गए, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। और आपको समझ में आ जाएगा कि एक लोहे जैसा मजबूत और क्रांतिकारी जीवन आप यूं रचने वाले बन जाओगे। क्यों? मन का नियम पता लग गया। अभी मन के गुलाम हो। अभी जैसे कोई मेरी प्यारी स्टूडेंट है, वो बैठे बैठे डरती है, क्यों? बच्चे विदेश में हैं, मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का कौन करेगा? क्या चीज है? डर है। आज मुझे इतनी हंसी आई, मैं किसी कंसल्टेशन कर रहा था, वो अपनी वैवाहिक जीवन से परेशान थे, और पता है शादी हुए 30 साल हो गए। मैंने कहा आप क्या हो, आप क्या करोगे परेशान होकर? और परिवार वालों ने शादी करवा दी 18 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि परिवार में पिता को डर लग गया था, मैं मर गया तो। किससे मुक्त होना है हमें? डर से। नाउ कमिंग बैक टू मन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को, मैं जीवित हूं, मैं मनुष्य हूं, ऐसा विचार। और फिर मनुष्य ने सोचा क्या इस दुनिया में परमात्मा है? इस दुनिया को कौन बना रहा है? दुनिया कैसे चल रही है? ऐसा विचार। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का बाप हूं, मुझे खाना खाना है, मुझे संभोग करना है, मुझे सुंदर लगना है, मुझे बुरा लगना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये जो उसको जीवंत होने का जो भाव है, वो भाव कैसे पैदा हो रहा है? ये पेड़ के अंदर भाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है? ये कुत्ते के अंदर क्यों नहीं भाव पैदा हो रहा है? कभी कुत्ते को देखा है मेकअप करके बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ये कला मनुष्य में ही है। अब भगवान ने स्त्रियों को इतना सुंदर बनाया है, लेकिन तब भी बेचारों को हमेशा यही लगता है हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, इसलिए उनके लिए बनाई गई लिपस्टिक। और अब तो नकली आई लैश आते हैं, ये बताने के लिए कि आपकी प्राकृतिक आई लैशेस भी इतनी सुंदर नहीं है, तो इसलिए नकली लगा के जाओ। प्रकृति ने आपको बदसूरत बना दिया। तो समझो, तो वहां पे हमारे मुमुक्षुओं ने, जो ईश्वर को खोज की समझ रखते थे, उन्होंने चेतना का एक कॉन्सेप्ट दिया कि मानव एक चैतन्य जीव है, ये समझ सकता है, सब कुछ अनुभूति कर सकता है, उसको चेतन बोलते हैं। पेड़ को क्या बोलते हैं? जड़ चेतन। चेतना तो है लेकिन जड़ है। पशुओं को क्या बोलते हैं? जड़ चेतन। मानव को जड़ चेतन नहीं बोलते, मानव को केवल चेतन बोलते हैं। ठीक है ना? तो उसमें क्या क्या है, फिर उसकी चेतना, उसको जीवंत क्यों महसूस होता है? तो उसका डाइसेक्शन किया तो पता लगा मन है इसके पास, बुद्धि है इसके पास चित्त है। बुद्धि क्या करती है? मन क्या करता है? मन आकर्षित होता है कि इससे शादी करनी है, या ये खाना है, या बड़े होकर ये बनना है। बुद्धि ने उसके पीछे प्लानिंग लगाई, और कितनी देर में प्लानिंग कर देते हो, यहां से भागे, यहां से भागे, यहां से भागे, और पकड़ लिया। इतनी प्लानिंग जानवर भी कर लेता है। शेर को देखा, जानवरों को, मांसाहारियों को, उसने दूर से हिरन देखा, उसके मुंह में लार आ गई, यार इतना बढ़िया हिरन, इसको खाएंगे।
और 1 सेकंड के अंदर उसका दिमाग मोटर स्किल को यूज करके खटखट 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 भागकर उसे पकड़ लेता है। ये बुद्धि काम कर रही है, मन के लक्ष्य को। चित्त, चित्त क्या काम कर रहा होता है? चित्त मेमोरी का काम कर रहा होता है, संस्कार का काम कर रहा होता है। ये जो चित्त होता है ना, ये चित्त इतना महान विषय होता है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। चित्त होता है वो जिसमें आपकी जन्म जन्मांतर की सारी जानकारी है, उसको चित्त गुप्त बोलते हैं। ये बोला यमराज के पास चित्रगुप्त है जिसके पास सबकी जानकारी है। हमारे पास चित्त नहीं है क्या जिसके पास सबकी जानकारी है? हमारे पास पर्सनल चित्रगुप्त है ना, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को चित्त बोलते हैं। फिर अहंकार, किसके लिए? मेरे लिए। मैं ईश्वर प्राप्त करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं सुंदर लग रहा हूं, मैं बदसूरत लग रहा हूं, मैं आज आनंद में हूं, मैं आज दुख में हूं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रेकी लेवल 2 में। ऐसा क्या है, रेकी में तो ऐसा नहीं सिखाया जाता, हम सिखाते हैं ना। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं इंसान अपने जीवन में इतना ऊंचा उठे, हर विद्यार्थी हमारा पढ़ाया हुआ, कि उसने जो कल अचीवमेंट करी है वो उसको छोटी दिखाई दे, वो इतनी ऊंचाई में उठे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक क्षमता बढ़ने पर ही होता है। और उसका एक कंसेप्ट समझाया जाएगा आपको, वो है ब्रेन वेव्स का। और उन ब्रेन वेव्स के सारे स्तर समझाए जाएंगे, और हर स्तर में आपको कैसे जाना है और हर स्तर का क्या लाभ होता है, और उस ब्रेन वेव को आपने कैसे पैदा करना है। बड़ा आसान होता है, आप एक बारी में सीख जाओगे। तो आपने जो जैसा काम करना है वैसे ब्रेन वेव में जाओगे, उसी प्रकार का ध्यान कर दोगे या उसी प्रकार की एक्टिविटी कर दोगे, आप उसी जोन में चले जाओगे, और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बिना प्लान करे, आपकी लाइफ बिना प्लान करे वैसा परफॉर्म करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला लक्ष्य है संजीवनी रेकी लेवल 2 का, वो है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। किससे सुरक्षा? जितने भी अलग अलग सोर्स ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन होती हैं, जैसे कॉस्मोस की रेडिएशन, हानिकारक हानिकारक प्लैनेटरी रेडिएशन, बाहर से आने वाली साइकिक अटैक्स, साइकोलॉजिकल अटैक्स, बैड इंटेंशन, और अगर कोई मरीज है जो आईसीयू में एडमिट है और आप उसकी हीलिंग कर रहे हो, तो अभी तो आपने हीलिंग करी, लेकिन जिस नेगेटिविटी से वो कनेक्टेड है उससे कट करके आप उसे सुरक्षा कवच में डाल दोगे कि अब केवल हीलिंग ही इसमें प्रवेश कर पाएगी और कोई नेगेटिव एनर्जी अब इसके ऑरा को खराब नहीं कर पाएगी। तो इसमें प्रोटेक्शन लगाना आपको कैसे सिखाया जाएगा? अगर किसी इंडिविजुअल है अपनी प्रोटेक्शन लगानी है, तो रेकी के द्वारा कैसे प्रोटेक्शन शील्ड बनाई जाती है? अपने अन्य व्यक्ति की, घर परिवार बच्चों की प्रोटेक्शन लगानी है तो कैसे लगानी है? पूरे फैमिली की प्रोटेक्शन लगानी है तो कैसे लगानी है? पूरे घर की प्रोटेक्शन लगानी है तो कैसे लगानी है? अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन लगानी है तो कैसे लगानी है? किसी मरीज की प्रोटेक्शन लगानी है तो कैसे लगानी है? और अलग अलग प्रोटेक्शन शील्ड होती हैं, और हर शील्ड का एक कॉमन काम होता है, वो है प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा एक वेरिएशन होती है जो अलग से वो करता है। कोई शील्ड एनर्जी को ग्राउंड करने का काम करता है, कोई शील्ड एनर्जी को बाउंस बैक करने का काम करती है, कोई शील्ड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। तो ये आपको अलग अलग प्रोटेक्शन शील्ड आपको सिखाई जाएगी, जो आपके वाहन तक को एक्सीडेंट से बचाएगी। ये एक्सीडेंट्स कभी भी तुक्के में नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग होंगे, आप अभी ग्रुप में भी होंगे, उनको चोट बहुत लगती है, कपड़े बहुत फटते हैं, चोट बहुत लगती है। जहां से जाते हैं आसपास एक्सीडेंट होता है, उनको मैक्सिमम एक्सीडेंट्स दिखाई देते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनका तो काम ही यही है। तो क्यों? क्योंकि वो इमोशन के लेवल पर, जैसे फियर मेन इमोशन हो गया ना, डरे जा रहे हो फालतू में, कुछ हो गया तो वो आपका जो मेन इमोशन है ना, आप उसको बीमारी समझ बैठे हो। वो मेन इमोशन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जमकर नाच रहा होता है, और वो जो हुकुम साहब करके सब आपकी मनोकामना पूरी करे जा रहा है। भगवान तक आपका इमोशन पहुंचता है, भावना पहुंचती है। वो भावना ऐसे नहीं होती कि आपने कोई मनपसंद श्लोक पढ़ दिया, भगवान इंप्रेस हो गया। नहीं। हाँ हाँ,
अरे आज तूने मेरे मनपसंद वाली स्तुति गाई, आज मैं अलग मूड में था, अब तूने आज मेरा मूड बढ़िया कर दिया तूने। ठीक है। अभी मुझे एक और बात याद आई बड़ी मजेदार। ये पिछले साल बोला करता था मैं ये बात, जब ये हमारे विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जैसे सुभाष जी जुड़े हुए हैं या अन्य जुड़े हुए हैं कोई, कि हम अभी जब से इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक का टाइम आया है, आप याद करो पिछले बार हनुमान जी को इतनी बुरी तरह पकड़ा था यूट्यूबर्स ने, और हनुमान जी के बारे में इतनी चर्चा करी थी और इतनी पावर्स हनुमान जी की गिना दी थी कि हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि अरे इतनी पावर तो मुझे जामवंत याद नहीं दिला पाया जितनी यूट्यूबर्स ने दिलवा दी। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इमोशन, आपकी मेंटालिटी कैसे काम कर रही है। मैं एक बात बता दूं, इस समय हिंदू और मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा खतरा उनके धर्मगुरुओं से है आज के समय पर, और किसी से नहीं है। क्योंकि दोनों के तथाकथित धर्म गुरुओं, सबकी बात नहीं करता, मैं भी तो गुरुजी हूं ना भाई, अपनी बात नहीं कर रहा मैं उनको समझ में आ गया है, इनके ना ईगो के ऊपर मरहम लगाते रहो, इनकी जानकारी के ऊपर मरहम लगाते रहो। आ हा हा कितने महान हो, आ हा हा कितना महान काम कर दिया तुमने इस धर्म में पैदा होकर, आ हा हा तुम्हारी संस्कृति तो कितनी महान है, पुरानी पिछड़ी बातों को हवा दे दे के बस। हमारे भारत भूमि में अध्यात्म की नींव कभी भी कहानियों के ऊपर नहीं रखी गई थी, योग के ऊपर रखी गई थी। इस कारण भारत में अलग अलग धर्म पैदा हो सके। भारत के लोग इतने जिज्ञासु थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर प्राप्ति करने का एक ही मार्ग है। वो इतने जिज्ञासु हुए कि अगर कोई व्यक्ति आए, महावीर जी आए, उनसे उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसे भी प्राप्त किया जा सकता है, तो पूरे जन समूह ने कहा हाँ हाँ हमें बताओ, अपने धर्म की स्थापना करो, ईश्वर प्राप्ति का ये मार्ग भी बताओ। गुरु गोविंद सिंह जी आए, गुरु नानक देव जी आए, उनके मार्ग को उन्होंने वेलकम किया, सबके मार्ग को वेलकम किया। इतना खुला हुआ धर्म और इतनी खुली हुई धरती हमारी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला विषय आएगा आपके संजीवनी रेकी लेवल 2 में, वो है सर्व मनोकामना पूर्ति। एक तो है धन का तो विषय अलग से लिया ही जाएगा, और एक विषय लिया जाएगा सर्व मनोकामना पूर्ति, यानी कि विश फुलफिलमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। इस विषय को आप ये भी नाम दे सकते हो तथास्तु। हाँ, सुनीता जैन ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गुरुजी क्या रेकी मृत्यु को रोक सकती है। यहां पे एक चीज हमने समझनी है, एक मृत्यु तय होती है जो कि कालांतर में उसकी तय है, और एक मृत्यु होती है जिसको अभी जो संभावना के द्वारा, एक संभावना के द्वारा कि अभी इंसान और बीमार पड़ा और बीमार पड़ा, गलत इलाज हो गया, कंडीशनिंग पैदा करी जा रही है उसको मौत के करीब ले जाने की। ठीक है। उस मृत्यु को, उस कंडीशनिंग को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज होती आई है। इस विषय में मैं अपने खुद के परिवार की मैं चर्चा अभी तो नहीं करूंगा, लेकिन कम शब्दों में बता देता हूं, मेरे परिवार के जितने पुरुष हैं वो सब एकादशी को ही शरीर से छूटते हैं। आज तक ये देखा गया है, मुझे नहीं पता, मेरा भी शायद ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा अनुभव है, मेरे पिताजी भी ऐसे ही गए थे। और हमारे पिताजी के जाने से पहले हमारे परिवार में हमें पता होता था 1 महीने 2 महीने पहले कि अब इस व्यक्ति के या इस सज्जन के या स्त्री या पुरुष के जाने का समय आ गया है, और हम रोते पिटते घबराते नहीं थे। ठीक है। क्योंकि मेरे माता पिता ने बचपन से जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ को लेकर हमें बड़े साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली बड़ा ही रखा है, समतल रखा है। ठीक है। लेकिन ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। हम एक चीज को सोच, देखो बेटा, मानव है ना, एक चीज को सोचकर टल सकता है। अगर तुमने कहा ना कि मृत्यु तय है, तो तुमने इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि दुनिया की हर घटना तय है। फिर समय पर खाना भी तय है, समय पर नहाना भी तय है, समय पर ऑफिस जाना भी तय है, नौकरी छूटना भी तय है। सिर्फ मृत्यु ही थोड़ा ना तय है पहले से। सत्य यह भी है कि हर चीज पहले से तय है, लेकिन सत्य यह भी है कि मानव उस घटनाक्रम का वाहक बनता है और उसके पास चॉइस होती है उसको करने की।
ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग विषय है मेरा व्यक्तिगत रूप से, कि इंसान चूज करता है या वो ऑलरेडी भगवान के हाथ की पपेट है, कि या सब कुछ पहले से ही तय कर दिया गया है। आगे बढ़ें तो अगला जो विषय हम लेंगे वो है सर्व मनोकामना पूर्ति, कि हर तरह की मनोकामना पूर्ति कैसे की जाती है, रेकी के द्वारा ग्रिड कैसे लगाई जाती है मनोकामना पूर्ति की, और मनोकामना पूर्ति के प्राकृतिक नियम क्या क्या होते हैं और नियमों में आमतौर पर कैसे जिया जाए। अगला विषय लिया जाएगा रेकी लेवल 2 में, वो है अवेकनिंग ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल हीलर, कि हर मानव के भीतर एक दिव्य उपचारक होता है और जरूरी नहीं है वो केवल कोर्स करने से पैदा हो जाए। आपके ये जो हाथ हैं, ये इन हाथों के द्वारा अगर किसी को जीवन दान भी मिला है तो आपने मक्खी मच्छर भी बहुत मारे हैं। समझो इस बात को, किसी की मृत्यु का कारण बना ना वो, आपके लिए एक साधारण सी घटना थी, मच्छर बैठा उसने टक से आपने मार दिया, वो आत्मा निकली नए शरीर में जाएगी, आप उसके कारण बने। अवेकनिंग ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल हीलर, और वो ट्रू स्पिरिचुअल हीलर कब पैदा होता है, जिसके लिए एक और गहरा विषय लिया जाएगा, वो है डीपर कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी। ये जो विषय लिया जाता है इसको कहते हैं ट्रांस चैनलिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में रेकी के विषय में फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन ही सिखाता है। हमारे यहां पे रेकी लेवल 2 में दो प्रकार के शक्तिपात होते हैं। एक शक्तिपात होता है जिसमें आपको रेकी लेवल 2 के जो प्रतीक होते हैं वो शक्तिपात में दिए जाते हैं और आपको रेकी लेवल 2 की हायर वाइब्रेशन से अट्यून कर दिया जाता है। एक शक्तिपात होता है जो लास्ट डे में होता है, वो शक्तिपात केवल तिब्बत की जो मोनेस्टरीज हैं उसी में जीवित है। हमारे यहाँ पे जो रेकी है ये इतनी अलग क्यों होती है, वो हमारे यहाँ की रेकी इसलिए अलग होती है, इसमें उसुई रेकी और पारंपरिक तिब्बती रेकी जिसको तंत्र बोला गया उनके यहाँ पर, उन दोनों का ये नहीं है सारांश ले लिया गया, नो, पूरी ही तरीके से दोनों को लेकर विद्यार्थी के सामने रखा गया, क्योंकि उसुई ने जो कंसेप्ट दिया वो मॉडर्न कंसेप्ट थे, लेकिन उसके पीछे का जो सत्य था वो तिब्बत में था या हठयोग में था। तो जो लास्ट डे होता है उस विषय को बोला जाता है ट्रांस चैनलिंग, और रेकी में ट्रांस चैनलिंग कैसे की जाती है वो आपको सिखाया जाएगा, और वो क्यों सिखाया जाएगा, जिससे कि जिस देवी देवता की आज तक आपने उपासना करी है, आप किसी भी धर्म के हो, आपने किसी की उपासना करी, किसी से प्रेम किया है, उससे मार्गदर्शन मांगा है, लेकिन वो अब तक वो व्यक्ति, वो शक्ति, व्यक्ति नहीं वो शक्ति, वो आपके व्यवहारिक स्तर पर नहीं है, वो आपके मेमोरी में है। इसमें है मेमोरी में, यादाश्त में। जैसे कोई प्रेमी याद में होता है ना, आप प्रेम तो नहीं कर पा रहे ना उससे, भाई आपका प्रेमी आपको कुछ लाकर दे तो नहीं पा रहा अगर वो आपकी याद में है। आपकी माँ दुनिया से चली गई, अब आपकी याद में है, अब वो माँ वाला प्रेम तो नहीं दे पाएगी ना आपको, ना आप उससे अपने बेटा या बेटी वाला प्रेम ले पाओगे। वैसे ही जो ये दिव्य शक्तियां होती हैं, ये दिव्य शक्तियां अभी किसी एक व्यक्ति के अंदर जब उसको जानकारी दी गई कि तू फलाने की पूजा कर, धूप अगरबत्ती कर, या मंत्र जाप कर, या नाम जाप कर, लेकिन अभी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बताए क्या है, वो अभी हमारे केवल यादाश्त का हिस्सा है। लेकिन जब हमारी बॉडी चैनलाइज हो जाती है, उससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैनलाइज होती है, ठीक है, ब्रह्म नाड़ी जिसे बोलते हैं वो चैनलाइज होती है। आप जो कहते हैं ना हम चैनलाइज हो गए, हम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो ब्रह्म नाड़ी है वो चैनलाइज हो जाती है, और उसमें जितनी तेज वाइब्रेशन होती है रीढ़ की हड्डी में, वो सूचक होता है कि आप उतने ही ज्यादा अच्छे से चैनलाइज होते जा रहे हो। कई लोग इसे कुंडलिनी जागरण समझ लेते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण इस रीढ़ की हड्डी की वाइब्रेशन से अलग चीज होती है। कुंडलिनी जागरण में चक्रों का भेदन होता है, कोई नागिन जैसी कोई ऊर्जा ऊपर नहीं उठती है। वो आपको लगता है क्योंकि जो नाड़ियां हैं वो ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई नाग जैसी कोई चीज है जो ऊपर भाग रही है और बड़ी तेजी से प्रेशर के साथ भाग रही है। तो आप शक्तिपात के बाद एक खास प्रकार की हीलिंग सीखोगे,
जिसको बोलते हैं ट्रांसलिनिंग। और उसका अनुभव इतना गहरा होता है कि उसको बताने के लिए सच में शब्द नहीं होते हैं, ना हम किसी से पूछते हैं। केवल हर व्यक्ति के आंखों से बहने वाली अश्रुधार ये बता रही होती है, क्योंकि जिस की आपने अब तक चर्चा सुनी है, जिस शक्ति की आपने अब तक कहानियां सुनी है, जिसकी आपने भक्ति की है, अब आप उसको अनुभव कर पा रहे हो ठीक उस तरीके से जैसे आपने रेकी का अनुभव किया वाइब्रेशन के रूप में। उसकी वाइब्रेशन को, उसके गुण को, उसकी भावना को, उसकी मिठास को, उसकी करुणा को अनुभव कर पाओगे, उसकी हीलिंग पावर को अनुभव कर पाओगे। लिटरली जैसे मैंने आपको रेकी दी, आपको मिली, आप रेकी दे रहे हो, किसी और को मिल रही है, हीलिंग जारी है। उसकी जब हीलिंग पावर आपके भीतर आएगी, उसकी हीलिंग पावर इतनी पावरफुल होती है कि वो आपका संसार सागर से भी और आध्यात्मिक उद्देश्य से भी बेड़ा पार करती है। बेड़ा पार यानी कि आपका उद्धार करती है। कभी कभार हमारे जीवन में कर्मों के इतने भयंकर दोष होते हैं कि मानव अपने लेवल पर उसको क्लियर नहीं कर पा रहा होता है, तो हम किसी स्पिरिचुअल एनर्जी, कोई डिवाइन एनर्जी होती है, शक्ति है, कोई डाइटी है, उसकी मदद लेकर हम उसको कर्म के प्रभाव को या उस रोग के कारण के ऊपर काम करके उसको समाप्त कर देते हैं। तो इसमें हम ट्रांसलिनिंग के द्वारा उससे जुड़कर, जब शक्तिपात मिल गया ना, अब आपके लिए उनसे जुड़ना उतना ही सरल होगा जितना आप हाथ रब करके रेकी शक्ति का आह्वान करते हो। दैट्स लाइक दिस। आप जाप करोगे, आप जाप करने से पहले आप ठीक उसी तरीके से उनसे चैनलाइज हो जाओगे। फिर जाप करोगे, आपको पता लगेगा प्रॉपर कि सामने से शक्ति आ रही है, और एक साइकिल की जैसे चेन होती है ना, वैसे ही एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है और एनर्जी चार्ज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, आपके भीतर जा रही है बहुत तेजी से। आप दिन पर दिन अपने जीवन में मेंटल लेवल पर, सोच के लेवल पर और आनंद के लेवल पर लगातार ट्रांसफॉर्म होते जाओगे, बेटर पे बेटर होते जाओगे। तो उसके लिए जो शक्तिपात होता है वो नाभि शक्तिपात होता है। नाभि शक्तिपात रेकी के द्वारा हमें इसलिए सीखने को मिला क्योंकि जिन गुरुदेव के आप यहां पे दर्शन कर रहे हो, इन्होंने अपने जीवन काल में, जब रेकी को हम रेकी नहीं कहा करते थे, ब्रह्म विद्या कहते थे, तब इस शक्तिपात को अपने विद्यार्थी जो थे, जो खास विद्यार्थी होते थे, उन तक पहुंचाया था। तो मॉडर्न रेकी में जो भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पहले तो शक्तिपात कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पता, दीक्षा कितने प्रकार की होती है ये नहीं पता। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी ने गुरुओं से दीक्षा ली है? बहुत कम लोगों ने लिया। दीक्षा लेते हुए कभी आपने ये पूछने की हिम्मत नहीं की होगी आप कौन से प्रकार की दीक्षा दे रहे हो? 6 प्रकार की दीक्षा होती है। उसमें से जो ये शक्तिपात होता है ना, ठीक है, ये जो रेकी का शक्तिपात होता है, ये भी एक प्रकार की दीक्षा होती है जिसमें गुरु 7 चक्रों के ऊपर काम करके अपने विद्यार्थी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से अगली चीज जो हम सीखेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट डे जो चैप्टर लिया जाएगा वो है डिस्टेंस हीलिंग। यानी दूर बैठे ही, ये जितनी हीलिंग्स अभी आपने सुनी है ना, ये सब आप, जरूरी नहीं है सामने बैठ के, पास में बैठकर, दूर बैठे ही करोगे। और ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज को तय कर लो कि डिस्टेंस हीलिंग इज मच मोर, नॉट इवन डबल, मच मोर पावरफुल देन डायरेक्ट हीलिंग। इवन हम भी जब होते हैं, मैं भी, अगर मुझे किसी की हीलिंग करनी है तो मैं डिस्टेंस हीलिंग ही रिकमेंड करता हूं, उसी को चुनता हूं। आपके दूसरे कमरे में आपके माता पिता की या रिश्तेदार की या फैमिली मेंबर की तस्वीर खराब हो गई, अपने रूम से ही एनर्जी भेजो, उसको आराम पड़ेगा तुरंत। चाहे उसको वॉमिट लगी हुई है, उसकी वॉमिटिंग को रोक दोगे। एक प्रैक्टिकल हम जरूर करवाते हैं डिस्टेंस, ये रेकी लेवल 2 का शक्तिपात देने के बाद। वो पता है क्या? आप में से कितने लोगों के घर के बाहर रात को सोते समय कुत्ते भौंकते हैं जोर जोर से? कैमरे के आगे हाथ करो एक बार। बहुत रात को भौंकने की आवाज आती है कुत्तों के, ठीक है, हैंड्स डाउन। जब आप रेकी लेवल 2 का शक्तिपात लोगे ना, और रात को कुत्तों के भौंकने से अगर आपकी नींद टूटे, आपको बैठने की भी जरूरत नहीं, आप सोते सोते ही हाथ रब करना, ठीक है, और वो सिंबल डालना जो आपको सिखाया जाएगा, और कुत्तों को बोलना भाग जाओ यहां से, हे रेकी शक्ति इनको यहां से दूर भगाओ। विद इन 2 to 3 सेकेंड्स
कुत्ते भौंकना बंद और सारे कुत्ते भाग जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात मैं अभी कह रहा हूं। डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स आपस में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं। ये मैं रोज देखता हूं, क्योंकि मैंने तो जानवर पाले हुए हैं। मेरे पास कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। हाँ। और आप देखो, एक पक्षी कहीं बैठा होता है, दूसरे पक्षी को बिना बोले इशारा कर देता है, वो समझ जाता है। अच्छा, कुत्तों को कभी आप देखना, अगर किसी को घेरना होता है ना बिना बोले, तो दूर से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बिना बोले कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरे पर विचार पहुंच जाता है कि इस वाले को घेरना है, उसके ऊपर भौंकना है, इस पर काटना है। हाँ। डॉल्फिन्स तो 100% ही टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, टेलीपैथी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, जब एक और बात बड़ी सोचने वाली है कि जब हम आप फोन पे बात कर सकते हैं और आमने सामने बोलकर बात कर सकते हैं, तो टेलीपैथी की क्या जरूरत है? ये बुद्धि वाली बात है ना भाई। जो काम हम सरलता से कह सकते हैं, कि जैसे अभी केतन बैठा हुआ है, या अजरुद्दीन बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है, रुचि बैठी हुई है, विनीता बैठी हुई है, जब हम आमने सामने ऑनलाइन आकर तुमसे बात कर सकते हैं, तो हम टेलीपैथी क्यों करें? जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं ना, वो एग्जैक्टली टेलीपैथी नहीं है, वो इंट्यूटिव रीडिंग होता है। और वो इंट्यूटिव रीडिंग में आपके सारे सॉल्यूशंस होते हैं। उसी का एक हिस्सा होता है जो आप जानबूझकर ट्रिगर करते हो, उसको कहते हैं डिस्टेंस सीलिंग। डिस्टेंस सीलिंग में क्या होता है, आपने चाहे किसी की मनोकामना पूरी करनी है, या जो जो चीजें मैंने अब तक बताई हैं, वो सारे गोल आपने फुलफिल करने हैं। उसके लिए व्यक्ति पड़ोस में बैठा हुआ है या 7 समुंदर पार बैठा हुआ है, उसका कोई मैटर नहीं करता। आपको सिद्धांत पता होना चाहिए हीलिंग का। आप ऐसे हीलिंग करोगे, और इंसान बैठा हुआ है यहाँ पे इंडिया में, और व्यक्ति बैठा हुआ है अमेरिका में, आप उसको रेकी भेजोगे, और जो भी उसकी फुलफिलमेंट है, बीमार को ठीक करना है तो बीमार को ठीक करोगे, दर्द बंद करना है दर्द बंद करोगे, बिजनेस को तेज करना है बिजनेस को तेज करोगे, इंटरव्यू में सफलता देनी इंटरव्यू में सफलता करोगे। रेकी आचार्य बनने के बाद दूर बैठे ही शक्तिपात देना होगा, शक्तिपात दोगे, जैसे शक्तिपात आपने लिया। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। तो डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा आप जो डायरेक्ट हीलिंग करते हो, उससे 100 टाइम्स बेटर और पावरफुल हीलिंग को आप अंजाम देते हो। जितने मैंने आपको रेकी लेवल 1 में टेस्टिमोनियल बताए, उसमें अधिक से अधिक 99.9% जो टेस्टिमोनियल है, वो सारे डिस्टेंस हीलिंग के होते हैं। उदाहरण स्वरूप अब मैं 2-4 टेस्टिमोनियल यहां पे और बताता हूं, फिर उसके बाद हम 10 मिनट और बात करेंगे, फिर विश्राम लेंगे। जैसे कि इनका नाम है राजीव भारद्वाज। ये ये गाजियाबाद यूपी में रहते हैं, और डिस्टेंस हीलिंग द्वारा एक कपल को इन्होंने बेबी कंसीव करवाया, जो कि 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रहा था, और 2 बार आईवीएफ भी फेल हो गया था। तो 1 महीने की हीलिंग की, और 1 महीने के भीतर कंसीव हो गया था, और उस कपल ने एक सुंदर बिटिया को जन्म दिया। फिर इन्होंने डिस्टेंस हीलिंग करके एक लड़की, जो कि जिसकी एज 33 हो गई थी, और परिवार वाले बड़े चिंतित थे, उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, मात्र 21 दिन का प्रोग्राम लगाया हीलिंग का, और 21 दिन की प्रोग्रामिंग में ही उसका रिश्ता पक्का हो गया। और अपने दोस्त की हीलिंग की, जिसकी नौकरी हाथ से चली गई थी, उसको नौकरी तो दिलवाई, और वो भी 3 दिन के भीतर, और नौकरी में प्रमोशन भी करवाया। इनका नाम है संयोग सावरकर। ये एक मराठी हैं, जिन्होंने अपना खुद का पैरालिसिस ठीक किया। इनको पैरालिसिस हो गया था, इनकी एक पूरी बाजू, शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। इन्होंने खुद हीलिंग की रेकी लेवल 2 सीखकर, और अपना पैरालिसिस पूरा 100% क्योर किया। इसके अलावा सरकारी लॉटरी में जो मकान निकलते हैं, उनके स्कीम के तहत उसमें इन्होंने मनोकामना लगाई, और अपना प्लॉट, अपना घर, मकान निकलवा लिया पूरा, और अब अपना खुद का रेकी हीलिंग सेंटर चलाते हैं। इसी समय इनका नाम है अंकिता साहू। अंकिता साहू ने एक बच्चे की मेंटल डिसऑर्डर को मात्र 3 दिन की हीलिंग में ठीक किया, कई लोगों की शराब छुड़वाई, और ये भी अब हीलिंग्स करके अपनी आमदनी चलाती हैं। इनका नाम है अनूप अग्रवाल, जिसका मैंने हीलिंग लैम्प का आपको दिखाया था ना। हीलिंग लैम्प बड़ी जोर से पट 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 कर रहा था, है ना, याद है ना?
ये वही महिला है। तो इन्होंने एक तो रेकी से अपने अर्थराइटिस को ठीक किया और घर को तंत्र बाधा से मुक्त किया। इनका नाम है कल्पना वर्मा, जो कि गुड़गांव में रहती हैं। कैट परीक्षा की तैयारी कर रही है एक लड़की की, जो कि 5 साल से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी। मात्र 3 हीलिंग में उसको डिप्रेशन से मुक्त किया। अपने ससुर जी का जो हार्ट अटैक था उसको तुरंत क्योर किया। इसके अलावा अपने बच्चे की आंख का ग्लूकोमा इन्होंने हील किया, जो कि 14 साल से आंखों में ग्लूकोमा था, और ग्लूकोमा में धीरे धीरे आंखों की रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इनका नाम है एक दंत आकाश है। इनकी तस्वीर नहीं इसमें लगी हुई, शायद इन्होंने अनुमति नहीं दी होगी तस्वीर लगाने की, नाम लगाने की अनुमति दी होगी। तो इनके जे काफी उम्र में बड़े हैं, लाइक 60+ हैं। इनके चाचा जी की जॉब चली गई थी, सरकारी जॉब, तो इन्होंने हीलिंग करके उनको 1 हफ्ते में ही सरकारी जॉब पर वापस नियमित कराया। इनका नाम है सुदीपा चक्रवर्ती। सुदीपा चक्रवर्ती ने थैलीसीमिया नाम के रोग से ग्रसित एक रोगी को 1 महीने में स्वस्थ किया। जो लोग अब में से थैलीसीमिया को नहीं जानते हैं, थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। हर महीने व्यक्ति रोगी के शरीर के सारे खून को बदला जाता है, बस यही रास्ता उनके पास होता है। और अपने पालतू कुत्ते का ट्यूमर क्योर किया। अब ये भी रेकी हीलिंग सेंटर चला रही है। इनका नाम है गणेश विजय नजरे। इनका भी बहुत मजेदार केस है। इनकी मदर को चेहरे पे पैरालिसिस था, फेशियल पैरालिसिस। तो मात्र 1 महीने की हीलिंग में इन्होंने अपने मदर की चेहरे की पैरालिसिस को ठीक किया। इनकी मौसी की रीढ़ की हड्डी खराब थी, डिस्टेंस हीलिंग करके 3 दिनों में अपनी माता जी की रीढ़ की हड्डी को ठीक किया। अपने गंजे दोस्त के सिर पर बाल उगा दिए। इन्होंने शायद लिखा ऐसा ही होगा ना कि गंजे दोस्त के सिर पर बाल उगा दिए, तो ऐसे ही लिख दिया इसमें। एक व्यक्ति की सेक्सुअल प्रॉब्लम डिसऑर्डर में उसको हील किया। 2 सप्ताह से खोई हुई बिल्ली को एक ही हीलिंग में वापस लेकर आए और अपने दोस्त की चेन स्मोकिंग बंद करा दी। इनका नाम है सपना श्रीकांत संपत, जो कि एक संगठन में लगे हुए लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े को इन्होंने रेखी के द्वारा ठीक करके आपस में समझौता कराया। साइटिका के दर्द में 4 दिन में ही उपचार दे दिया। पार्किंसन के रोगी को 1 हफ्ते में ही 80% ठीक किया। मिर्गी के दौरे में तुरंत उपचार देकर मिर्गी के दौरे को समाप्त किया। आंखों के रोग को समाप्त किया। लोगों की शराब की लत भी छुड़ाती हैं। जसलीन कौर, जो चंडीगढ़ में रहती है, अपने खुद का ब्रेन ट्यूमर 90% तक हील किया। इनका नाम है शरद गर्ग, जो कि दिल्ली में रहते हैं। 55 साल की अपनी माता जी के जोड़ों के दर्द को उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर समाप्त किया। खुद के डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया और 1 हफ्ते में स्वयं के भी दर्द को समाप्त किया और पुराने एक्सीडेंट में लगी हुई चोट के दर्द को भी समाप्त किया। इनका नाम है योजना विजुअल राव, जिन्होंने अब सबसे पहले तो अपनी पालतू बिल्ली की जो यूटीआई की प्रॉब्लम थी वो खत्म की। अपनी पर्सनल परिवार की प्रॉब्लम, जिसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, उसको उन्होंने हील किया और अब रोजमर्रा जीवन में ना जाने कितनों का ये रेकी उपचार करती हैं। राइट। तो जैसे डिस्टेंस हीलिंग हमारे भीतर पावर है, तो भगवान ने हमें ना केवल रेकी दी है, ना केवल सबकॉन्शियस माइंड दिया है, हमें हमारे शरीर को इतना आधुनिक और विकसित बनाया है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर कोई कहता है इतना कुछ हमारे शरीर में नहीं है, एक बात को याद करो। मेरी माता जी मुझे बताया करती थी, एक समय पर गांव के बच्चे उनके सामने, हमारे घर परिवार के, जैसे मेरे जो मामा वगैरह हैं वो तो सारे वैज्ञानिक हैं और आज भी जीवित है। कोई बायोलॉजी का है, कोई लिटरेचर का प्रोफेसर है, कोई डॉक्टरेट है। तो वो ऐसी बातें करते थे ना कि एक समय आएगा कि थैली में दूध आया करेगा। तो गांव के बच्चे, उनको इम्पॉसिबल लगता था, अरे थैली फट नहीं जाएगी, दूध फट नहीं जाएगा। हाँ, सोचो 50 साल पहले जब टीवी नहीं था और उसमें लोग बात करते हैं कि एक डब्बा होगा जिसमें लोग एक किसी को नाचते हुए देखेंगे, गानों को सुनेंगे। आप कहीं पे भी बैठकर आप उस डब्बे को खोलोगे, उस डब्बे में कुछ ना कोई मनोरंजन आ रहा होगा। लोग क्या कहेंगे, पागल है। लेकिन आखिर क्या कारण है, किसी व्यक्ति ने बल्ब बनाने की सोची, किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी बनाने की सोची, किसी व्यक्ति ने टीवी बनाने की सोची, किसी ने इन्वर्टर बनाने की सोची, किसी ने दूध को पैक करने का सोचा। इंडिया कोई खास तरक्की अभी फिलहाल नहीं कर रहा है अगर देखो तो। बहुत एक बात बताऊं, अभी जो इंडिया की करंट एंटरप्रेन्योर्स हैं,
वो अभी किस तरह की खोज कर रहे हैं जिसके कारण वो बिलियनर बन गए हैं। उन्होंने बनाई डिलीवरी ऐप। दूध वाले के यहां से दूध आपके घर में, बहुत बड़ा तीर मार दिया। उसमें वो 50 पैसे बचाएंगे, दूध पहुंचाने वाला 50 पैसे कमा रहा है, उसमें वो करोड़पति बन गए, खरबपति बन गए। अगर पैसा कमाना ही लक्ष्य है तो ऐसे काम करे जा सकते हैं। ओला ने कौन सा, उबर ने कौन सा तीर मार दिया, ओला ने कौन सा तीर मार दिया कि आप कहीं होटल में रहने के लिए जा रहे हो तो पहले से बुकिंग करा लो, और पब्लिक के सामने ऐसे बैठ गए बन के, पता नहीं कितनी महान खोज करी है। जिन्होंने इंटरनेट जैसी खोज करके दे दी, इंटरनेट दे दिया संसार को, उसका दिमाग कैसा रहा होगा वो सोचो। जिसको ये बातें इंट्यूशन, जिसको मन गढ़ंत लगती है ना, इंट्यूशन जिसको मन गढ़ंत लगती है, उसने जाने अनजाने में अपने आप को और अपने बच्चों को एक श्राप दे दिया कि तू कभी भी किसी चीज का खोज करता नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला दोनों हमेशा यही कहते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते थे, इस दुनिया में अगर किसी भी चीज को समझना है तो उसको ऊर्जा के रूप में समझो, आपको ब्रह्मांड की हर चीज समझ में आनी वो शुरू हो जाएगी। और अगर आप कुछ भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन गिविंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप उस ऊर्जा को उसी ऊर्जा के स्तर पे आकर्षित करो। तो आप कह रहे हो पैसा 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 पैसा, लेकिन मन में भय है, नफरत है, वो नहीं आएगा आपके पास। आप कहोगे प्रेमी 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 प्रेमी, लेकिन आप प्रेमी की कंडीशनिंग के अनुसार आपकी एनर्जी पूरी नेगेटिव है, वो नहीं आएगी आपके पास। और अगर आ गई तो 15 टुकड़े करके कहीं आपको ड्राम में ना भर दे। कितना खतरनाक केस हुआ है अभी, है ना भाई? इंसान की बुद्धि देख रहे हो कैसी है। देखो, इंसान शराबियों के पास जाकर कभी विरोध नहीं करता, जुआरियों के पास जाकर कभी विरोध नहीं करता, वो कभी बुरे नेताओं के पास जाकर विरोध नहीं करता। मेरा जैसा आदमी, ये अभी मैंने एक वीडियो डाली शराब के विरोध में, सबने बड़ी सराहना करी। कहीं से एक युवा लड़का था जो कि मार्केटिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग, उसने नीचे लिखा न्यू स्ट्रेटेजी कंटेंट। अरे पूरी दुनिया शराब के पीछे भाग रही है, मैं शराब के विरोध में जा रहा हूं, मुझे कौन पसंद करेगा भाई? ऐसे बच्चे बताएं किन को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोग किन को प्रमोट करते हैं? अगर उन्हीं लोगों को कोई 15 या 16 साल की लड़की या 20 साल की लड़की जिसको पैसे की बहुत गरज है, या लड़का जो समय रैना की तरह कंसेप्ट बना रहा है, उनको वो स्ट्रेटेजी पैसा पैदा करने वाली बेहतरीन लगेगी और वो लोग उन्हें ब्रिलियंट लगेंगे। आप समझो निकोला टेस्ला ने क्या बोला। निकोला टेस्ला ने यह बोला, संसार में गरीबी पैसे की नहीं है, संसार में गरीबी इस चीज की है कि अब एजुकेशन इंसान को इंट्यूटिव गाइडेंस और इंट्यूटिव माइंड के बारे में परिचय देता ही नहीं है कि इंट्यूशन कितना बड़ा सॉल्यूशन है तेरे पास। आप में से कौन कौन व्यक्ति इंट्यूशन को नहीं समझता है? अच्छा, अब मैं एक परिभाषा बताता हूं, कौन कौन इंट्यूशन को यह समझता है। होने वाली बात का पूर्वाभास हो जाना, कौन कौन इंट्यूशन को यह समझता है? बिल्कुल बेकार की बात है, इंट्यूशन इसे बोलते ही नहीं है। अगर कोई कहता है ना मुझे इंट्यूशन हो गई है जी, मुझे लग रहा था कि यह काम नहीं होगा, दिस इज नॉट इंट्यूशन, दिस इज प्रिकॉग्निशन। ये इंट्यूशन नहीं होती। इंट्यूशन होता है आपका क्रिएटिव माइंड, इंट्यूशन होता है आपका इंफॉर्मेटिव माइंड, इंट्यूशन होता है आपका सोल्यूशन बेस्ड माइंड, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, गाइडेंस है, जो डिवाइन से कनेक्ट होकर आपको मैनिफेस्ट करने में, पाथ क्रिएट करने में मदद करता है। प्रिकॉग्निशन और भविष्य जानने वाला दिमाग हर किसी के पास है। एक छोटे से बच्चे को अगर आपने आधे घंटे आंखों में पट्टी बांधकर ओम की ध्वनि सुना दी और फिर उसके बाद उसकी आंखें बंद करवाकर उसको कहा ना लाल रंग को सूंघ, हरे रंग को सूंघ, तो वो उन सबको सेंस करने लगेगा। मिड ब्रेन ऐसे काम करता है। अभी आप इंटरनेट में देखते होगे ना मिड ब्रेन की ऐसी वर्कशॉप्स देखी होंगी आपने, बच्चे आंख में पट्टी बांध के ऐसा कर रहे हैं, और एक कोई साथ में टीचर होते हैं जो बड़ा सा तिलक लगाकर। श्री श्री रविशंकर ने एक लड़की जिसका मिड ब्रेन एक्टिव था, उसका पता नहीं क्या नाम रख दिया, जगदम्बा महामाई।
हर चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? इस तरीके से जो सोसाइटी उस बात से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो इतनी इजी कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं कह रहा हूं बचपन में जैसे ही आप 5-6 साल की आयु में हुए, 15 साल की आयु तक, 16 साल की आयु तक हर पल इंट्यूशन आपको गाइड कर ली होती है, और आप चाहो तो पूरे जीवन उसको एक्टिव रख सकते हो और अभी भी एक्टिव कर सकते हो। वो खत्म नहीं हुई है। जैसे कि एक लोहे के औजार को आप सालों तक यूज नहीं करते हो, उसमें जंग लग जाती है, लेकिन आप प्रयोग करने लगते हो तो वो तेल वेल डालते हो, उसमें थोड़ा सा ऑयलिंग करते हो तो काम में आने लगती है। वैसे ही हमारा जो इंट्यूशन है, जिसको सब कुछ पता है, जिसके पास सारा सोल्यूशन है, जो स्पेस टाइम डिस्टेंस के बियॉन्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, वो हमारे पास राइट ब्रेन के रूप में है। लेकिन हमारी जो स्कूलिंग है और जो हमारी पेरेंटिंग है और जो हमारा जॉब स्ट्रक्चर है आजकल की मॉडर्न टाइम में, वो इस तरीके से डिजाइन है कि हम केवल अपने कन्वेंशनल और कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह, ये जो नौकर दिमाग है, जो केवल इतना ही काम करता है, जो हुक्म मेरे आका बस, जो 2 + 2 = 4, यही अटल सत्य है। लेकिन एक बच्चा ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि मम्मी मुझे ये बताओ, पापा मुझे ये बताओ, टीचर मुझे ये बताओ, ये 2 + 2 = 4 ही क्यों होता है? उसमें जवाब नहीं निकल के आएगा। वो जो सवाल पूछा है वो उसके इंट्यूटिव और क्रिएटिव माइंडसेट ने पूछा है। और ऐसे बच्चे को आप कभी भी पढ़ाई का गुलाम नहीं बना सकते। जो सरलता से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि 2 + 2 = 4 होता है, उस बच्चे को आप पढ़ाई का गुलाम नहीं बना सकते। लेकिन वो बच्चा संसार की सबसे सुंदर देन होगा, संसार के लिए तोहफा निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो सरलता से किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि जो जैसा रटा दिया वो वैसा ही है। इस दृष्टिकोण से हमने रेकी को सीखना है। इस दृष्टिकोण से हमने फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन के साथ जुड़ना है कि हम अपने घर परिवार को, अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर सोच का बना सकें, अध्यात्म की एक बेहतर परिभाषा उनके जीवन में रख सकें। तो ऐसे ही ना जाने 16 से अधिक प्रकार की परामानसिक शक्तियां मानव अब तक खोज चुका है। जैसे प्रिकॉग्निशन हो गया, साउंड हो गया, टेलीपैथी हो गया, टेलीकाइनेसिस हो गया, साइकिक सर्जरी हो गया, क्लियर ऑडियंस यानी सुनने की दिव्य शक्ति, क्लेरवोयंस यानी दिव्य दृष्टि, एंटिटी क्रिएशन किसी शक्ति का अस्तित्व को बना देना, हाँ, विजुअलाइजेशन, ट्रांस चैनलिंग, मीडियम मीडियम, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, एस्ट्रल बॉडी। लेकिन मानव शरीर इससे भी ज्यादा गहन है। अब आगे मात्र में इतना ही अब आपको जानकारी देना चाहूंगा। इन चीजों में अगर आपको कहीं संशय रहता है तो आप कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ भी होता है, कार्यकर्ता यानी वॉलंटियर्स। स्टाफ जो जॉब करता है वो भी सारे के सारे बहुत अनुभवी होते हैं, सारे रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। वो साधनाओं के बारे में, जो साधना हम कराते हैं उनके भी अनुभवी होते हैं, पढ़ाई भी उन्होंने की होती है, उसके बारे में भी जानते हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मंडे को रेकी लेवल 1 का क्वेश्चन आंसर होगा। रेकी लेवल 2 में हम केवल 35 न्यू स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। इस कारण इनका जो एडमिशन होता है वो प्री रजिस्टर्ड ही हो जाता है, राइट। इसके बाद जो रेकी लेवल 2 होगा कम से कम 4 से 5 महीने बाद होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रेकी लेवल 2 हो चुका है। तो रेकी लेवल 2 से असली रेकी स्टार्ट होती है। जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो भी समय अनुसार अपना एडमिशन ले ले। और इसकी तारीख क्या, ये स्क्रीन पर नंबर दिखा दो। हाँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लो, या फिर अगर पेन से नोट करना है तो पेन से नोट कर लो। पानी देना। कोई भी दो एक नंबर नोट कर लो। रोहित प्रजापति जी का मत करना, क्योंकि उनका नंबर जो है ज्यादातर बिजी जाता है। बाकी सारे नंबर आप नोट कर सकते हो। इसमें से ना ये दीपक दीपक जिंदल का चेंज कर दे। ठीक, अच्छा अच्छा। ऑल राइट, चलिए। अब डेट क्या है इसकी? 7, ये 5 दिन की कार्यशाला होती है। शाम को 7:30 बजे से लेकर रात के 10
बजे तक चलती है। लास्ट डे की जो कार्यशाला होती है वो 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है। हमारी उल्टी आदत है, आमतौर पे टाइम ज्यादा बताकर कम पढ़ा देते हैं, हम कम टाइम बताकर ज्यादा पढ़ा देते हैं। पता है जो ये रेकी लेवल 1 की अभी आपने कार्यशाला अटेंड की है, ये पिछले साल तक जब से हम सिखा रहे हैं रेकी, ये एक दिन की होती थी। सवेरे 9:30 बजे कार्यशाला शुरू होती थी और शाम के 6 बजे कार्यशाला विश्राम होती थी। फिर धीरे धीरे 7:30 बजे विश्राम होने लगी। स्टूडेंट्स, फिर दिन में 2 ब्रेक होती थी, 3 ब्रेक होती थी। स्टूडेंट बेचारे सीखने का भी मन कर रहा है, अब मजबूरन उन पर दिल पर पत्थर रख के, अब लोगों के प्रोग्राम्स भी होते हैं, सैटरडे संडे ही मिलता है अब लोगों को तो जाना है। तो हमने भी दिल पर पत्थर रख के हमने वर्कशॉप शाम को करी, लेकिन फिर हमने भी वहां पे तय किया कि पहले वर्कशॉप 9 घंटे की थी, अब 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। राइट? तब भी हमने पढ़ाई को बढ़ा दिया, कम नहीं किया। बिकॉज वी लव टीचिंग। हमें पढ़ाई पढ़ाना और किसी को योग्य बनाना, अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनाना, यही हमारा पैशन है। इस कारण हमारी पढ़ाई हमेशा हर किसी को पसंद आएगी। भाई देखो, सीधा सिद्धांत है, आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो, आप अच्छे टीचर तभी बनोगे जब अच्छे से पढ़ाओगे। राइट? चलिए, तो 7 अप्रैल, 8, 9, 10, 11, यानी 7 से लेकर 11 अप्रैल तक संजीवनी रेकी लेवल 2 की कार्यशाला है। और उससे पहले पहले आप अपना पंजीकरण वगैरह सब आदि चीजें करवा लेंगे। हालांकि अब मैंने डांट लगाना बंद कर दी है। पहले मैं डांट लगाता था और बहुत ज्यादा लगाता था। उसमें एक चैप्टर आएगा जिसमें स्प्रिंग रॉड को आपने दूर से कैसे यूज करना है, स्पिरिट एनर्जी कैसे डिटेक्ट करनी है, दूर बहते ही एल रॉड से आपने एनर्जी को कैसे डिटेक्ट करना है, उससे डाउजिंग कैसे करनी है एल रॉड से। हीलिंग लैंप है, हीलिंग लैंप से आपने दूर बैठे ही किसी की हीलिंग कैसे लगानी है। तो लोग थोड़े इक्विपमेंट्स के ऊपर कम ही ध्यान देते हैं, और डांट लगाने के बाद और समस्या बढ़ जाने के बाद फिर वो इक्विपमेंट्स को लेते हैं। तो मेरे तरफ से सुझाव है, समय रहते ही ले लोगे, कहीं से भी लो, जरूरी नहीं है संस्था से ही लो, जहां से मिलते हैं वहां से लो, लेकिन अच्छे टूल्स लेना। और लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो क्या है, 5-10% जो सब्जेक्ट है आपको बाद में कभी आपको सीखना पड़ेगा, या फिर अच्छा रिकॉर्डिंग भी मिलती है इसकी, लेकिन रिकॉर्डिंग रेकी लेवल 2 की उसी व्यक्ति को मिलेगी जो 5 दिन आया है। अब क्योंकि इसका क्या फायदा, रिकॉर्डिंग तो वही लेगा ना जो 5 दिन नहीं आया, तो मुझे वो विद्यार्थी चाहिए ही नहीं जो एब्सेंट होकर पढ़े। हम रिकॉर्डिंग देते हैं रिवीजन करने के लिए, और वो रिकॉर्डिंग 1 महीने बाद अपने आप आपकी ड्राइव से चली जाएगी। और वो भी इसलिए चली जाती है जिससे कि इंसान को याद रहे, ये चली जाएगी भाई, समय रहते पढ़ लो। तो किताब रहेगी आपके पास, रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। रिकॉर्डिंग देने से पहले जितने स्टूडेंट होंगे सबकी उनकी जो प्रेजेंस है वो चेक करी जाएगी कि वो 5 दिन आया है नहीं आया, फिर आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। ठीक है? अच्छा, मंडे को रेकी लेवल 1 का क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। शाम को 7:30 बजे से शुरू करेंगे सवाल जवाब। सभी सवालों का जवाब एक ही है, हीलिंग करो। कम से कम रेकी लेवल 2 तक हर किसी को आना चाहिए। और हमारा तो ग्रैंड मास्टरशिप तक का प्रोग्राम बहुत रीजनेबल है। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति हमारे यहां से बड़ी सरलता से बन जाता है, ग्रैंड मास्टरशिप की पढ़ाई कर लेता है। जो एग्जामिनेशन होता है वो रेकी लेवल 1, 2 और 3 में नहीं होता है। रेकी लेवल 4 जब आप करते हो तो रेकी लेवल 4 में एग्जामिनेशन होता है। उस एग्जामिनेशन के बाद एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आपको रेकी ग्रैंड मास्टरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप फेल हो गए तो दोबारा फीस आपको नहीं देनी होती है, आप दोबारा रिवीजन करो, दोबारा एग्जाम दो। ठीक है? हाँ जी। अगर कोई एग्जाम नहीं देता है तो उसको ऐसा नहीं है कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन केवल उसको यह सर्टिफिकेट मिलेगा कि ग्रैंड मास्टरशिप का प्रोग्राम हुआ था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यह अभी सर्टिफाइड ग्रैंड मास्टर नहीं है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको। एग्जाम बहुत सिंपल होता है, टिक मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के।
और ये हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि रेकी के क्षेत्र में कोई कुछ भी सिखाया जा रहा है, उस कल्चर को हमने बंद करना है और जेन्युइन रेकी मास्टर्स को फील्ड में लेकर आना है जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है और इस सब्जेक्ट को लेकर सीरियस है। और एग्जामिनेशन उस चीज को शो करता है कि यस, तुम अपने इस सब्जेक्ट को लेकर सीरियस हो। आप खुद ही सोचो, आप एक लायक रेकी हीलर हो, बहुत ही अच्छे रेकी हीलर हो, लेकिन आप दौड़ में बेईमानों के साथ दौड़ लगा रहे हो, यह आपके लिए रिस्पेक्ट की बात है क्या? नहीं ना। एक व्यक्ति जिसके पास सिद्धि है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, लेकिन उसके साथ कंपटीशन फेक लोग कर रहे हैं, जिसने मलाइका अरोड़ा से अवार्ड ले लिया या हेमा मालिनी के साथ फोटो लेकर संस्था की तस्वीर डाल दी या 1.5 लाख रुपए देके आधे दिन का कोर्स करके ग्रैंड मास्टर बन गया। आपका कंपटीशन उसके साथ होगा जिसने साल भर पढ़ाई की है? नहीं, नो नेवर। चलो, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो फीस्ट मेरे साथ जो आपकी बातचीत रहती है, अगर आपको फीस के बारे में जानना है तो फीस के बारे में मेरे द्वारा कोई सूचना कभी किसी को नहीं दी जाती। फीस के बारे में जानना है किसी भी चीज के, आप स्टाफ से बात करो, जो भी आपकी कंडीशनिंग है, जो भी आप बात कहना चाहते हो आप करो, स्टाफ के साथ बात करो। और जो रेकी लेवल 1 के सवाल जवाब है वो आपको मंडे को करने को मिलेंगे। मंडे को हम खूब खुल के बात करेंगे केतन, ठीक है ना? मंडे को खूब खुल के बात करेंगे। और अगर कोई केतन तुम्हारी बात रहती है तो आप किसी स्टाफ को फोन करके स्पेशली उसको मैसेज दो, वो मेरे तक कन्वे होगा और मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है? चलिए। जय गुरुदेव, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय जरीन, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। आपकी रात्रि शुभ रहे, धन्यवाद।